चैप्टर नंबर 3 यानी फंडामेंटल्स ऑफ एसी। ठीक है, बिकॉज देखो जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने कंप्लीट करवा दिए, नेटवर्क थ्योरम कंप्लीट करवा दी। तो आज हम करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ एसी। इसमें आपके देखो मोस्टली आपको एक तो एवरेज वैल्यू, ठीक है, आरएमएस वैल्यू और जो आपके फैक्टर्स होते हैं यानी बेसिकली जो फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर और फेजर डायग्राम, ठीक है, जो फेज डिफरेंस निकालना होता है ये बेसिकली ये चार चीजें, ठीक है, एक 1 2 3 4 ये चार चीजें ये आपको बहुत पूछी जाती है। ठीक है, तो ये हम करेंगे इस फंडामेंटल्स ऑफ एसी में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखो फर्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ एसी, ये हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका मतलब क्या फंडामेंटल्स ऑफ एसी। तो देखो आपने ये इक्वेशन हर जगह देखी होगी, E इक्वल्स टू ई एम साइन ओमेगा टी। तो देखो आपके जनरेटर होते हैं, अल्टरनेटर होते हैं, ठीक है, ये सब किस लिए आता है काम, आपके ईएमएफ को इंड्यूस करने के लिए, आपको वोल्टेज देता है। ठीक है, उसकी बेसिकली इक्वेशन होती है आपकी ई एम साइन ओमेगा टी, ये आपको मिलता है फैराडे लॉ से। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं फंडामेंटल ऑफ एसी में इसका जो नेचर होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं फंडामेंटल ऑफ एसी में। ठीक है, सो हम पढ़ेंगे इसके बारे में इस फंडामेंटल ऑफ एसी में। तो देखो यहाँ पे ई होती है आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो आपका ई हो गया। ठीक है, ईएम है मैक्सिमम वैल्यू, टी है टाइम, डब्ल्यू है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, और जो ये ओमेगा टी है ये आपका एक एंगल को डिनोट करता है। ठीक है, और एंगल क्या है, अब देखो उसकी अगर यूनिट निकालते हो तो देखो ओमेगा की यूनिट क्या है रेडियन पर सेकेंड, टाइम की यूनिट क्या होगी सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसल, यूनिट क्या मिली आपको रेडियन। यानी ये जो ओमेगा टी है ये क्या आपका एक एंगल है, और एंगल किसमें आपका रेडियन में। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से। सो देखो आपको टाइम जो देखो सिंपल इसको समझते हैं। देखो आपके पास कोई क्लॉक है, कोई घड़ी है आपके पास, ठीक है, या आपके पास कोई घड़ी है, तो घड़ी में देखो यहाँ पे क्या 12 बजते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक, थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे एक, ये दो, ये तीन, ठीक है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे बोल लीजिए 11। ठीक है, घड़ी में सपोज इस तरह का कोई टाइम होता है। ठीक है, अब घड़ी में देखो डिफरेंट डिफरेंट कांटे होते हैं। ठीक है, सपोज करो एक कांटा आपका यहाँ पे, ठीक है, और जो दूसरा कांटा है वो आपका है ये जो 1 दिख रहा है 1 के यहाँ पे। ठीक है, अब एज्यूम करो ये जो एंगल आपका इनके बीच में, ठीक है, ये आपका एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, तो समझ गए। अब देखो सपोज अब जो है कांटा ये 1 पे ना होकर इस 11 पे, ठीक है, और ये भी एंगल आपने बोला 30 डिग्री है। ठीक है, इतना आप कॉन्सेप्ट समझ गए। तो अब देखो बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि हम जो टाइम है उस टाइम को 1 बजे 2 बजे 3 बजे ऐसे ना लेते, हम क्या करते हैं उसको ओमेगा इंटू टी यानी रेडियन की फॉर्म में लिखते हैं। कैसे, देखो अब आप इसको क्या बोल सकते हो, या तो बोल सकते हो कि 1 बजे, या फिर आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि क्लॉकवाइज 30 डिग्री बजे, यानी कि देखो यहाँ से आप चलते हो, ठीक है, क्लॉकवाइज यानी ऐसे घड़ी की दिशा में, तो देखो 2 से 12 से 1 तक गए तो ये एंगल कितना है 30 डिग्री। तो अब आप जैसे सपोज आपके कोई 1 बजे तो आप क्या बोलोगे उसको कि 30 डिग्री क्लॉकवाइज, तो वो जो आदमी होगा वो ऑटोमेटिक अज्यूम करेगा कि एक कांटा जो है वो 12 पे, वहां से फिर 30 डिग्री जाना है अपने को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 1 बजता है। अगर मैं ऐसा बोलूँ 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो वो हो गया 11 बजे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं नंबर्स में ना लेकर टाइम को हम ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली ओमेगा टी का खेल है पूरा। ठीक है, जो साइन वेव में लेते हैं। तो देखो अगर नॉर्मल आप वेव फॉर्म देखते हो, जो आपकी वेव फॉर्म होती है, ठीक है, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म जो आपकी इंड्यूस हुई होती है वो देखो कुछ इस तरह की होती है, ये आपकी वेव फॉर्म होती है। क्लियर है। अब देखो सपोज ये मैंने वोल्टेज मान लिया और ये आपका टाइम पीरियड ओमेगा टी। क्लियर है इतना। तो देखो ये एंगल आपका 90, ठीक है, ये आपका 180, ये आपका 270, ये आपका 360। ठीक है, अब देखो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे मैंने बोला कि जो ये टाइम है यहाँ पे ये है T1। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ इस T1 पे आपका कितना वोल्टेज मिला आपको, तो आप क्या करोगे ऐसे डॉट डॉट लाइन खींचोगे। ठीक है, फिर ये जो पॉइंट है इस पर्टिकुलर पॉइंट का, इस पॉइंट पे आपका ईएमएफ कितना है वो देखोगे, यानी ई था मान लीजिए। ठीक है,
T1 पे देखा तो अपन ने बोला इसको E1। तो ये E1 क्या हुई, एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू हुई, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना आपका वोल्टेज इंड्यूस हुआ, वो आपके इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब ये वाली वैल्यू कौन सी होगी आपकी, जो देखो ये वाली जो वैल्यू है ये क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, बिकॉज इससे ज्यादा इंड्यूस नहीं हो रहा, तो ये होगी आपकी ई में मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली आपकी क्या है, ये आपकी सिमिलरली होगी नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू, बिकॉज देखो साइकिल चेंज हो गया ना। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू होती है इतनी, ये जो ई एम वैल्यू है इसको आप क्या बोलते हो, या तो मैक्सिमम वैल्यू बोलते हो या फिर पीक वैल्यू बोलते हो। क्लियर है, अब देखो यहाँ पे ये पीक है और ये पीक है, देख सकते हो ना, यहाँ पे देखो ये ई एम है पीक वैल्यू, और यहाँ पे ये है माइनस के ई एम। ठीक है, सो आपको कभी कभार क्या पूछते हैं कि पीक टू पीक वैल्यू क्या है, यानी इस पीक से लेके इस पीक तक वैल्यू कितनी है, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी ना, बिकॉज देखो ये वाला पीक और ये वाला पीक तो डबल हो गया, तो ये हो जाएगा ई पीक टू पीक इक्वल्स टू 2 ई एम लिखो। ठीक है, या फिर इस ई एम को अगर आप ऐसे लिखो कि ये है ई पीक, पीक वैल्यू। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 ई पीक। ठीक है, सिमिलरली ऐसे लिख सकते हो। तो पीक टू पीक वैल्यू आप समझ गए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू समझ गए, मैक्सिमम वैल्यू समझ गए। ठीक है, अब देखो साइकिल का मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली वेवफॉर्म है। ठीक है, ये वेवफॉर्म कैसे रिपीट होती जाती है। ठीक है, तो साइकिल बेसिकली वो होता है जहाँ से आपकी फॉर्म जो है वो रिपीट होने चल जाए। तो देखो ये ऐसे वेव चली, यहाँ से चली, फिर जैसे आप 360 डिग्री पे आए, यहाँ से वापस ये जो ओरिजिन से चालू हुई थी वैसी की वैसी वेवफॉर्म आप वापस बनने लग गई, तो यानी कि आपका जो साइकिल है वो यहाँ तक ही है। ठीक है, ये कंप्लीट वन साइकिल है। एक साइकिल को जो टाइम लगता है कंप्लीट करने में उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, यानी वो होता है टी। ठीक है, टाइम पीरियड। क्लियर है, और देखो एक टर्म आती है आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपकी होती है 1/t, फॉर्मूला वाइज ये होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आपका कि एक सेकंड में उस वेवफॉर्म ने साइकिल कितने कंप्लीट किए। ठीक है, तो एक सेकंड में आपको देखना होता है कि कितने साइकिल उसने कंप्लीट किए, वो आपकी होती है फ्रीक्वेंसी। सपोज जैसे देखो इंडिया में आप बोलते हो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, 50 हर्ट्ज का मतलब है कि अगर आप ऐसे वेवफॉर्म बनाते हो आपकी सप्लाई की, ठीक है, सप्लाई आपकी 50 हर्ट्ज की आती है, तो देखो अगर सप्लाई की वेवफॉर्म बनाते हो तो इसका मतलब है ये देखो ये आपका एक साइकिल हो गया। ठीक है, सिमिलरली ये दूसरा साइकिल हो गया। ठीक है, ये तीसरा साइकिल हो गया, ये चौथा साइकिल हो गया। तो ऐसे कंप्लीट आपके टोटल है ना एक सेकंड में 50 साइकिल्स आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, 50 साइकिल्स आपके कंप्लीट होते हैं, तो देखो ये एक साइकिल है ये इतना सा। ठीक है, ऐसे ऐसे टोटल 50 साइकिल्स होते हैं आपके एक सेकंड में, इसका मतलब है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है इंडिया में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सो देखो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, किसी भी ऐसी क्वांटिटी की वैल्यू किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि आपके एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रही है। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है कि एक साइकिल को पूरा होने में जितना वो टाइम लेता है, जितना वो टाइम ले रही है वो वेवफॉर्म, वो हो गया आपका टाइम पीरियड। ठीक है, समझ गए ये बेसिक डेफिनेशंस। तो आगे देखते हैं। सो अब देखो फेजर डायग्राम देखते हैं कि किसी भी अगर आपको दो इक्वेशन दे दे तो उनमें जो फेज डिफरेंस अगर आपको निकालने को बोल दे तो वो फेज डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, और कभी कभार ये भी पूछ सकता है कि पावर फैक्टर क्या है। ठीक है, तो वो हम निकालना बताएंगे, बिकॉज इससे क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, सिमिलर स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं उसमें एक ना एक या दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, देखो इसको कवर करते हैं। तो देखो दो इक्वेशन कोई भी दे दी, ठीक है, आपको ई इक्वेशन दे दी ईएमएफ की, ठीक है, और करंट की इक्वेशन दे दी। ठीक है, अब आपको बोला कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस बताइए। तो देखो फेज डिफरेंस बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल देखो एक जो क्वाड्रेंट वाला जो डायग्राम होता है, ठीक है, वो वाला आपको बनाना है। ठीक है, इजी सा। तो देखो इसमें क्या है, यहाँ पे आप लिखिए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिए माइनस का कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे आप लिखिए साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे आप लिखिए माइनस का साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाली वेव फॉर्म पे आओ। फर्स्ट वाली वेव फॉर्म में देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी कैसा है, प्लस का है, देखो इसमें माइनस नहीं है ना, तो आपकी वेव फॉर्म ये जो एक्सिस है ये वाली इस पे बनेगी। ठीक है, तो देखो इसमें ये क्या दिया ई एम और साइन ओमेगा टी के साथ, तो साइन ओमेगा टी ये रहा, इसमें ये आपका हो गया ई एम। ठीक है, अब सिमिलरली आई वाली पे आओ, तो देखो आई में भी क्या दे रखा है, प्लस का साइन ओमेगा टी। ठीक है,
इसका मैग्नीट्यूड क्या है, आई एम। ठीक है, तो आई एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका आई एम हो गया, ये आई एम, और इसको फिर साइन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करोगे तो आई की इक्वेशन आएगी। सिमिलरली ई के केस में क्या हो जाएगा, ई एम को साइन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करोगे तो ई की इक्वेशन आ जाएगी। तो देखो इन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस है क्या, फाई क्या है इन दोनों के बीच में, जीरो। समझ गए, तो फेज डिफरेंस इस केस में क्या आया, इन दो पर्टिकुलर इक्वेशन के बीच में जीरो। ठीक है, यानी कि कॉस फाई यानी पावर फैक्टर क्या हो गया, कॉस जीरो कितना हुआ, वन, यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर है। ठीक है, कभी कभार पावर फैक्टर भी पूछ लेते हैं, इसलिए हम पावर फैक्टर भी बता दिया। अब यहाँ पे देखो किसी को कंफ्यूज हो रहा होगा कि जो आई एम है ये मैंने यहाँ पे क्यों बनाया और यहाँ पे क्यों नहीं बनाया। ठीक है, ये किसी को कंफ्यूज हो सकता है। तो देखो इसको समझो, अगर आप आई एम की वैल्यू लिखते हो तो क्या लिखोगे, ई एम, ठीक है, डिवाइडेड बाय कुछ ना कुछ जो पर्टिकुलर सर्किट है उसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब देखो आपकी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, ये आई एम की वैल्यू इस ई एम से वैल्यू ई एम के कंपेयर में तो कम ही होगी, तो मैंने इसलिए इस आई एम को ई एम से पहले बनाया है बिकॉज इसकी वैल्यू कम है। ठीक है, समझ गए ये चीज। तो देखो अगली क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इस केस में आपको ई की ये इक्वेशन दे रखी है और आई की ये इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, आपके बेसिकली किसी भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आप बस ये 4-5 एग्जांपल बताऊंगा मैं, वो आप देख लो। तो देखो सिमिलर इसमें भी क्या करोगे, चार जो क्वाड्रेंट वाला जो डायग्राम बनाते हो वो बनाओ आप। ठीक है, सबसे पहले तो देखो ये हो गया आपका कॉस ओमेगा टी, ये हो गया माइनस का कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये आपका हो गया साइन ओमेगा टी, ये हो गया माइनस के साइन ओमेगा टी। एक्चुअली कभी कभार क्या होता है, ये इक्वेशन जो होती है ना, यहाँ पे ये माइनस ई एम साइन ओमेगा टी दे देता, तो आप क्या करते हैं, इस साइड बनाते, बिकॉज माइनस वाला इस साइड है। ठीक है, वरना नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि वो जो माइनस वाला साइन है, अगर माइनस वाला साइन आ गया तो उसको पहले प्लस वाला साइन बनाते हो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। बट देखो मैं साफ साफ बताता हूँ, मेरे को ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं वो याद नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं ये मेथड बता रहा हूँ आपको, ये इजी है। सो देखो फर्स्ट इक्वेशन देखो, ई एम साइन ओमेगा टी, ई एम तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ई एम साइन ओमेगा टी क्या हो गया आपका, ई। अब दूसरा आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 30। सो देखो यहाँ पे अगर आपकी जो इक्वेशन हो उसमें माइनस हो, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। देखो अगर माइनस हो तो आप चलना क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अगर आपके जो इक्वेशन हो उसमें प्लस हो तो आप चलना एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है इस तरफ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है इस तरफ। ठीक है, ये बेसिक मतलब समझ गए। सो देखो इसमें क्या है, साइन है और साइन आपका प्लस का है। ठीक है, इतना क्लियर है, तो यानी कि बात तो इसी वेव फॉर्म से चालू होगी। ठीक है, तो सपोज करो आप यहाँ पे हो। ठीक है, यहाँ से आपको चलना है माइनस के 30 डिग्री, यानी माइनस का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ कितने डिग्री चलना पड़ेगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये चले हम, ये यहाँ पर पहुंच गए, यहाँ पर हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो फिर क्या करोगे, इस ओरिजिन से लाइन खींचोगे और ये आपका क्या हो गया, आई, स्मॉल आई। ठीक है, और ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। सो अब ये बताओ मेरे को कि ई इक्वेशन, ई वाली जो इक्वेशन आपने क्लिक की और जो आई, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। सो फेज डिफरेंस आपने इजीली निकाल दिया। ठीक है, समझ गए। देखो अब अगला इक्वेशन देखते हैं। तो देखो ई इक्वल्स टू ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 30 और करंट की इक्वेशन आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 30। क्लियर है इतना। सो देखो सिमिलरली सिंपल डायग्राम बनाओ। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये क्या हो गया, माइनस के कॉस ओमेगा टी, ये आपका हो गया साइन ओमेगा टी, ये आपका हो गया माइनस के साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ई वाली इक्वेशन लाओ, इसमें क्या दिया आपको, साइन, और ये साइन किसका है, प्लस का, यानी कि आपको चलना तो यही से। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, माइनस के 30 डिग्री, माइनस का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, यानी नीचे की तरफ, तो ये चल गए क्लॉकवाइज। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन खींच लो, तो ये किसकी इक्वेशन होगी आपकी, ई की, और ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। इतना आप समझ गए। अब देखो दूसरी में आओ, करंट की इक्वेशन क्या है, साइन, और साइन आपका प्लस का है, यानी यहाँ पे ये प्लस है। ठीक है, तो देखो सिमिलरली आप क्या करो, किसी भी कहीं पे भी पॉइंट ले लो। ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लिया, फिर आपको एंगल कितने जाना है, +30 डिग्री। प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ चले कितने डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आपने ये लाइन खींच ली, ये किसकी करंट की है, सो आई, ये एंगल है 30 डिग्री।
अब आपको फेज डिफरेंस बताना है, यानी फाई। बेसिकली जो फाई होता है वो एंगल क्या होता है, वोल्टेज यानी ई और करंट के बीच का एंगल। तो ये टोटल एंगल ये अब कितना हो गया ये बताओ मेरे को। देखो ये 30, ये 30, एंगल हो गया टोटल 60। तो फाई आपका कितना आ गया, 60 डिग्री। समझ गए। तो इस टाइप से आप फेज डिफरेंस निकालते हो। ठीक है। अब आपको अगर ये भी पूछ लें कि ये लैगिंग है या लीडिंग है, तो देखो आपको बेसिक्स तो पता ही होगा। ठीक है, ये मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। ठीक है, देखो इसमें आपका ईएमएफ है यानी ई या फिर वोल्टेज बोलो, वो करंट से क्या है, पीछे है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लीडिंग, बिकॉज करंट आपका आगे। लीडिंग का मतलब होता है आगे चलना, लैगिंग का मतलब होता है पीछे चलना। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीडिंग। तो अगला देखते हैं। अब देखो इसमें कुछ कभी कभार क्या होता है, ऐसे ये पाई/4, पाई/6 इस टाइप में आपको जो फेज फेज एंगल होता है वो दे देते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप फाइंड करो कि पाई/4 का मतलब क्या है। तो देखो पाई/4 बोला इसने, तो पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री डिवाइड बाय 4। तो ये एंगल आपका कितना आएगा, देखो 180 को 4 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा तो कितना आएगा 16, 17, 80 यानी 45 डिग्री। ठीक है, तो आपने पता कर लिया कि पाई/4 का मतलब है 45 डिग्री। ठीक है, अब इसका बनाओ फेज डिफरेंस निकालो। तो देखो सिंपल डायग्राम बनाओ, ये आपने बना दिया। ठीक है, अब मैं देखो सारे कॉस वगैरह नहीं लिखूंगा, जिसकी जरूरत है वो लिखता हूँ। ठीक है, ये आपको अगर साइन ओमेगा टी। ठीक है इतना, ये ओरिजिन। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में आपका है साइन प्लस का। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, माइनस का पाई/4 यानी माइनस का 45 डिग्री। तो इस कोई भी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट से आप क्या करो, माइनस यानी नीचे की तरफ, यानी 45 डिग्री नीचे की तरफ जाओ, तो आप गए, ये आपका हो गया 45 डिग्री। ठीक है, और ये जो वेवफॉर्म होगी ये कितना एंगल होगा आपका I1। ठीक है, अब दूसरा बोला इसने I2 है ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। तो कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ से आप ले लो 45 डिग्री प्लस के यानी ऊपर की तरफ, ये आपने ले लिया। ठीक है, ये आपका I2। सो टोटल जो एंगल है इन दोनों के बीच में कितना हो गया 45 प्लस 45। तो ये कितना हो जाएगा 45 प्लस 45 90 डिग्री, 90 डिग्री। सो आपका जो फेज डिफरेंस हुआ वो कितना है इस केस में 90 डिग्री। समझ गए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने आपको डिफरेंट दिया। ठीक है, बेसिकली कभी कभार आपको कॉस वाली टर्म में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल आप क्या करिए, क्वाड्रेंट वाला डायग्राम ड्रॉ करिए। ये हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी, ये आपका माइनस का कॉस ओमेगा टी, और ये आपका साइन ओमेगा टी। इतना क्लियर है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन देखो, इसने क्या बोली, ई एम कॉस ओमेगा टी, और कॉस कैसा है प्लस का। ठीक है, तो यानी कि सपोज करो ये आपकी ई एम की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया आपका ई एम इंटू कॉस ओमेगा टी, आपको ई दे देगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो दूसरे पे आओ। दूसरा क्या है, करंट की इक्वेशन है आपकी प्लस का साइन एस में, तो प्लस का साइन यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लिया। ठीक है आपने, अब इसने बोला है प्लस के 30 डिग्री। प्लस का मतलब क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी ऊपर की तरफ। तो आप 30 डिग्री ऊपर की तरफ जाओ, ये आप ऊपर तक गए। ठीक है, ये आपका हो गया 30 डिग्री। फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो। अब ये किसकी इक्वेशन आपकी, करंट की यानी आई की। ठीक है, अब आपको बोला है फेज डिफरेंस कितना है इनके बीच में। तो फेज डिफरेंस किसके बीच में होगा, ई और आई के बीच में। और ये जो ई वाली इक्वेशन है यही तो ई है। ठीक है, तो बेसिकली आपको पूछा है कि ये वाला एंगल कितना होगा, ई और आई के बीच का एंगल, ये आपको 5 बताना है। ठीक है, तो आप ये देखो, ये जो टोटल एंगल है ये इतना, ये आपका क्या है 90 डिग्री। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब आप 90 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस कर दोगे आपको 5 मिल जाएगा। तो ये कितना आया देखो 60, 70, 80, 90 यानी कि 60 डिग्री मिल जाएगा। तो फेज डिफरेंस आपका 5 कितना आया 60 डिग्री। अब अगर आपको ये पूछ ले कि ये लैगिंग है या लीडिंग है, तो आप देख के बता सकते हो। देखो जो आपका ईएमएफ है यानी जो वोल्टेज है वो आपका करंट से आगे है, 60 डिग्री आगे है। ठीक है, यानी कि ये कैसा हुआ, एक लैगिंग हुआ। ठीक है, तो लैगिंग और लीडिंग भी आपको निकालना आना चाहिए। क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखो ये वेव फॉर्म जो है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आप क्या करना, इसको सॉल्व करना और कमेंट में मेरे को इसका आंसर बताना कि आपके फेज डिफरेंस कितना आया। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ ही साथ। तो आगे देखते हैं। तो देखो
फर्स्ट देखते हैं हम एवरेज वैल्यू क्या होती है, ठीक है, फिर हम करेंगे आरएमएस वैल्यू के बाद में। एवरेज वैल्यू में मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा बहुत सारे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ में। सो देखो एवरेज वैल्यू का मतलब होता है आप कोई एसी सप्लाई दे रहे हो, ठीक है, उस वो कभी कभार कभी है ना, कोई एसी आप सप्लाई दे रहे हो तो प्योर एसी नहीं होती, कुछ ना कुछ डीसी सप्लाई भी होता है, कुछ ना कुछ उसमें डीसी कंटेंट भी होता है। तो वो जो डीसी कंटेंट है ना, उसी को आप एवरेज वैल्यू बोलते हो। ये बेसिक इसका मतलब है, ठीक है, बस मतलब समझो, डेफिनेशन रटने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब देखो एवरेज वैल्यू का अगर फॉर्मूला देखते हो तो वो होता है एरिया अंडर वन साइकिल, यानी देखो साइकिल मैंने आपको बता दिया ना, जहाँ से आपकी वेवफॉर्म रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, उस साइकिल के अंदर जितना आपका एरिया आता है और डिवाइड बाय टाइम पीरियड कर दो, आपको एवरेज वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये बेसिक इसका फॉर्मूला है। तो चलिए देखते हैं आगे। सो देखो कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लो। जैसे सपोज कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है इतना। सो देखो अगर आपका कोई ऐसे कर्व ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, ये आपका कोई कर्व है, ठीक है, इसमें अगर कोई लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, तो अब आपको ये जो लाइन मैंने खींची ये, ठीक है, इस लाइन की अगर आपको इक्वेशन लिखनी है तो इक्वेशन क्या लिखोगे इसकी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस जीरो, बिकॉज सी की वैल्यू इस केस में जीरो है। इतना क्लियर है। और ये जो एंगल है, ये एंगल आपका इसमें थीटा मैंने अज्यूम किया, ठीक है। सो अब देखो अगर सेम हो ऐसा ही कुछ कर्व है ये, और ये लाइन कुछ ऐसी जा रही है, अब ये है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन जो ये वाली जो है वो ओरिजिन से पास हो रही थी, और ये पर्टिकुलर किसी पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, और ये जो वैल्यू होती है ये आपकी होती है सी। अब अगर मेरे को इस लाइन के लिए इक्वेशन लिखनी है तो मैं लिखूंगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ बिकॉज ये चीजें आपके क्वेश्चंस में हेल्प करती है, और कोई बात नहीं है, ठीक है, वरना फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो तो फिर बोलते हो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको छोड़ देता हूँ। ये बेसिक चीजें समझ लो तो क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो एक आपका आता है, ये जो बेसिकली जो स्ट्रेट लाइन खींची ये एक स्लोप बना रही है, स्लोप जो होता है ना उसको बोलते हो एम से डिनोट करते हो, इसकी वैल्यू जो होती है टेन थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखो इसकी जो फॉर्मूला है ये वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। तो बेसिक देखो आपको क्या याद रखना है, एक तो ये इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो मेरे को पता है कि सबको याद होगी, ठीक है, और एक आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब देखो जब आपके पास ट्राइंगुलर वाली जो वेवफॉर्म आएगी, ट्राइंगुलर होंगे उसमें ट्राइंगल बना हुआ होगा, ठीक है, उस टाइम ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये आपके आरएमएस वैल्यू फाइंड करने में बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है, इसलिए इसको याद रखो आप। क्लियर है। तो आगे देखते हैं। अब देखो ये जैसे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनका अब एरिया, देखो फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा एवरेज वैल्यू का, एरिया अंडर हाफ साइकिल, सॉरी एरिया अंडर वन साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो देखो ये कुछ पर्टिकुलर बेसिकली शेप्स है जिनका एरिया को फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो सपोज ये आपकी, इसमें ये आपकी है लेंथ, ठीक है, ये आपकी है ब्रेथ, ठीक है, ये बेसिकली एक रेक्टेंगल है। तो अगर इसका आपको एरिया निकालना है तो क्या कैसे निकालोगे इसका एरिया, तो देखो इसका एरिया होगा आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर है। अब देखो इस केस में ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपका है लेंथ इसमें, और ये आपका है ब्रेथ बी, ठीक है। अब देखो इस केस में आपको एरिया निकालना होता है, ये आपका फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है, बेसिक से। देखो ये हो जाएगा हाफ एल इंटू बी, ठीक है। अब देखो इसमें अगर सपोज ये आपको पास ऐसे कोई इक्वेशन दे दी है, ऐसी कोई लाइन दे दी, ठीक है, अब आपको ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो वैल्यू है टोटल ये है आपकी बी, ठीक है, ऐसे बी दे रखा है, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस। सो अब आपको अगर इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, वाई की, तो वाई की इक्वेशन इस केस में क्या लिखोगे, वाई, वाई की वैल्यू क्या होगी, ये जो वैल्यू है ये तो होगी वाई की वैल्यू, ठीक है ना, वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे बी, ठीक है, ये बेसिक आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो सपोज अगर कोई ऐसे कोई लाइन खींची हो इस एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और ये वाई, सो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है इतनी, ये किसकी वैल्यू आपकी एक्स की वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या होगी, सपोज ये मान लीजिए ये वैल्यू आपकी है बी, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या होगी बी,
ठीक है, ये बेसिक आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए कैसे लिखते हैं, और आपको ये एरिया पता होना चाहिए कि किसके जो बेसिक शेप्स है, ठीक है, जितने भी बेसिक्स है उनके आपको पता होना चाहिए एरिया। तो आगे देखते हैं। तो देखो, एक आपका मेथड होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, बिकॉज देखो कुछ कुछ आपको ऐसी वेव फॉर्म भी मिलेगी जिनका एरिया आप डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, बिकॉज उनका वो फॉर्मूला नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, उस कंप्लीट एरिया में उसका एक छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं, उस टुकड़े को इंटीग्रेट कर देते हैं एक लेंथ से एक लेंथ तक, और उसका कंप्लीट एरिया निकाल देते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा जब आप साइनोसॉइडल वेव फॉर्म जो होगी उसका हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के तो एकदम बेसिक समझ लो। तो देखो, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, और यहाँ पे ये सिंपल ऐसा कोई शेप है, ये आपका कोई शेप है, ठीक है। आपको अब ये जो शेप है इसका एरिया निकालना है। ये जो शेप है इसका एरिया क्या है, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, क्लियर है इतना। अब देखो ये जीरो ओरिजिन, ठीक है, और ये आपकी हो गई लेंथ एल, और ये जो हो गई ये आपकी बी। इतना क्लियर है आपका। तो देखो अब आपको निकालना है एरिया। तो एरिया निकालने के लिए क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू, आप क्या करोगे, देखो इंटीग्रेट करोगे जीरो से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, तो यहाँ तक आपको एरिया निकालना है। ठीक है, अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो क्या लिखोगे, एल इंटू जीरो, बिकॉज वाई की वैल्यू आपकी जीरो है। ठीक है, और पर्टिकुलर इस पॉइंट पे अगर आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो इस पॉइंट पे आपकी एक्स की वैल्यू जीरो है, तो जीरो इंटू सॉरी डैश बी। ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स निकल गए। ठीक है, अब देखो आपको एरिया निकालना है, तो एरिया कहाँ से निकालना है, जीरो से लेके, मतलब इस पॉइंट से लेके इस एल तक, तो जीरो से एल तक। ठीक है, तो वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, बिकॉज डी एक्स आपने क्या लिया है, एक छोटा सा सेक्शन लिया है। ठीक है, ये छोटा सा आपने सेक्शन लिया है, तो इस सेक्शन की मदद से आपने जीरो से एल तक इंटीग्रेट कर दिया और टोटल एरिया निकाल दिया। ठीक है, ये बेसिक इसका मीनिंग है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ से मैंने आपको बताया था y की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, आप देख के बता सकते हो। ठीक है, मैंने आपको देखो बताया था, इसीलिए y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, b। ठीक है, बिकॉज ये वाली जो वैल्यू है ये तो y की वैल्यू है, तो ये आपकी हो गई जीरो से एल बी इंटू डी एक्स। ठीक है, क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट आपका। सो देखो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ dx, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और जीरो से l। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करोगे तो कितना होगा, b l माइनस जीरो, आपको एरिया क्या मिला, b इंटू एल। और अगर देखो नॉर्मली अगर इस शेप का फॉर्मूला वाइज भी अगर आप एरिया निकालते हो तो क्या निकलेगा, b इंटू एल, और इंटीग्रेट करके निकाला तो भी क्या आया, b इंटू एल। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूले है इंटीग्रेशन से एरिया निकालने का। ठीक है, अगर आप नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सो देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इनके आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है। सो देखो ये आपकी एक क्या है, एक वेव फॉर्म है। ठीक है, आपको ये वाला इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो पहले एवरेज वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है एरिया अंडर वन साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ठीक है, तो पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा। सो ये जो शेप दे रखा है इसका एरिया क्या होगा, बेसिकली ये वाली डिस्टेंस यानी लेंथ और इनटू ब्रेथ, यानी वीएम इंटू टी, ये आपका एरिया हो गया। ठीक है, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इसमें, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इतना जो ये दे रखा है ये आपका टाइम पीरियड हो गया टी। ठीक है, तो अब एवरेज वैल्यू निकालिए। देखो एवरेज वैल्यू हो जाएगी एरिया यानी वीएम इंटू टी डिवाइड बाय टाइम पीरियड, तो ये हो गया आपका वीएम। आपको एवरेज वैल्यू कितनी मिली, वीएम। ठीक है, तो देखो अब आपके पास सपोज कोई ऐसी है हाफ ट्रायंगल, इसका आपको निकालना है एवरेज वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इसके इसमें पहले एरिया निकालो। तो देखो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ लेंथ इनटू ब्रेथ ये होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली डिस्टेंस कितनी है, ये आपकी है वीएम। ठीक है, और ये वाला कितना है, टी, तो ये कितना हो गया, हाफ वीएम इंटू टी। ठीक है, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड ये हो गया आपका टी। ठीक है, यहाँ से आपको एवरेज वैल्यू कितनी मिली, एवरेज वैल्यू ये आपकी हो जाएगी देखो हाफ
वी एम इंटू टी डिवाइडेड बाय टी। सो टी से टी कैंसल, तो आपको एवरेज वैल्यू मिली वी एम बाय 2। समझ गए? सो देखो, जो आपकी स्क्वायर वेव होती है और जो रेक्टेंगुलर वेव होती है, उन दोनों के लिए ही एवरेज वैल्यू सेम आती है। अब देखो, स्क्वायर और रेक्टेंगल में फर्क क्या होता है ये देख लो, तो बहुत बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं आपको अगर ना पता हो तो। देखो, स्क्वायर में क्या होता है, कुछ इस टाइप का शेप होता है, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली जो है, ये दोनों सेम होती है, यानी ये भी ए है तो ये भी ए ही होगी, ठीक है। और जो रेक्टेंगुलर होता है उसमें क्या होता है कि ये थोड़ा शेप बड़ा होता है, यानी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम होती है, ठीक है। और ये वाली सेम होती है, और इस स्क्वायर में सारी शेप, सारी साइज सेम होती है, ठीक है। और इनकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो सेम होती है, और दोनों की होती है वी एम। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन दे दिया, इसकी आपको बोल दी एवरेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि आप पता करिए कि इसका टाइम पीरियड कितना है। टाइम पीरियड का मतलब जहाँ पे आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाए, और साइकिल का मतलब जहाँ से आपकी वेवफॉर्म रिपीट होने लग जाए। तो यहाँ पे मेरे को देख के बताओ वेवफॉर्म रिपीट कैसे हो रही है। तो देखो, यहाँ से ये वेवफॉर्म चली, ऐसे चली, ऐसे चली, और यहाँ पे आए। जैसे देखो यहाँ पे आए, यहाँ से आपने देखा कि ये वेवफॉर्म सेम पहले जैसी की बन रही है, यानी ये देखो ऐसा कुछ बन रहा है, और ये का ये आपका यहाँ पे भी देखो, ठीक है। यानी कि सेम वेवफॉर्म चालू हो गई इस 6 के बाद। तो यहाँ से आपको पता चला कि टाइम पीरियड कितना हो गया, इस 6 तक हो गया, ठीक है। तो यानी आपको यहाँ से पता चल गया कि जो टाइम पीरियड है यानी टी, वो तो है आपका 6 सेकेंड, ठीक है। अब आपको निकालना एरिया, तो आप क्या करिए, पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए ये आपका A1, ये आपका A2, ये आपका A3, ठीक है। अब देखो, आपको निकालना है एरिया A1 का। तो देखो A1 का एरिया कितना हो जाएगा। अब देखो, ये शेप देख के पता चल रहा है, ठीक है। इस टाइप के मैंने शेप्स का बताया आपको। ये वाली डिस्टेंस लीजिए और ये वाली डिस्टेंस लीजिए, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये वाली कितनी आपकी 10 एम्पियर, तो 10 मल्टीप्लाई, ये वाली कितनी है 2, तो ये आपको मिल गया 20। क्लियर है? अब आप A2 निकालिए। अब A2 में देखिए, A2 में बेसिकली ये वाली जो है कितनी है, ये वैल्यू आपको दे रखी है -4। तो देखो -4, ठीक है, मल्टीप्लाई, अब ये वाली दूरी, ठीक है। अब आप ये वाली डिस्टेंस क्या लोगे, 4 नहीं ले सकते, बिकॉज ये क्या हो जाएगी, देखो ये पॉइंट आपका है 2 और ये है 4, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 माइनस 2 यानी कि 2। तो ये हो जाएगा -4 इंटू 2, तो ये आया आपके पास -8। समझ गए? अब निकालिए A3। तो देखो A3 आपका हो जाएगा, आपका ये देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है आपकी 8 एम्पियर, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अब देखो इसमें भी आप 6 तक नहीं ले सकते, ये आपको बस पर्टिकुलर लेनी पड़ेगी 6 माइनस 4 यानी कि 2। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2, तो ये आपको मिला 16, ठीक है। अब देखो एवरेज वैल्यू निकालते हैं। एवरेज वैल्यू क्या करेंगे, सारे एरिया को ऐड कर देंगे, यानी देखो 20 माइनस 8 प्लस 16 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कितना है 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा आपका, ये आपका देखो ऊपर हो जाएगा 12 प्लस 16 बाय 6। तो ये इसको ऐड करेंगे तो 6 7 8 और 28 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी ये जो वेव फॉर्म दे रखी है इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी 28/6। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। अब देखो एक ये वेव फॉर्म दे दी, इसकी आपको बोला है एवरेज वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपको मैंने क्या बताया कि टाइम पीरियड लिखिए, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि एवरेज वैल्यू से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू दोनों से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ एवरेज वैल्यू पर भी। तो देखो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, जहाँ से आपकी वेवफॉर्म रिपीट होने लग जाए। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है 15 सेकेंड, यहाँ से आप देखो वेवफॉर्म कैसी है, एक ट्राइंगल, फिर अगेन एक छोटा ट्राइंगल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो जो स्टार्टिंग से है वो भी कुछ इस तरह का ही है, सेम वेवफॉर्म बन रही है ना यहाँ पे 15 के बाद। तो आपका टाइम पीरियड कितना हो गया, ये यहाँ तक आपका टाइम पीरियड हो गया, यानी यहाँ से आपका साइकिल रिपीट होना लग गया। तो टाइम पीरियड यहाँ से आपको मिला 15 है आपका टाइम पीरियड, ठीक है। अब आप एरिया को डिवाइड कर दीजिए, ये आपका A1, ये A2, ये आपका A3। क्लियर है इतना? अब देखो A1 की वैल्यू लिखता हूँ, तो क्या होगी, देखो ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, इसका एरिया क्या होता है हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ।
सो हाफ। अब देखो इस केस में आपकी लेंथ क्या है, ये जो डिस्टेंस होगी यही तो होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये कितनी आपकी 10, तो ये होगी आपकी 10 लेंथ, ठीक है। ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी, ये कितनी आपकी 5, तो ये 5 हो गया, ठीक है। तो 2 से 10 कैंसिल 5 बार, तो एरिया यहाँ से आपको मिला 25, ठीक है। अब एरिया 2 यानी A2 निकालो। तो A2 देखो ये वाला है छोटा सा ट्रायंगल, ठीक है। इसकी लेंथ क्या है, ये वाली, ये आपको दे दी इसने 5 एम्पियर, क्लियर है। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी आपकी 10 माइनस 5 यानी कि 5, ठीक है। तो ये आपको मिल गया हाफ 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा देखो 25, 25 डिवाइड बाई 2 यानी कि 12.5, ठीक है। अब A3 निकालो। A3 देखो ये वाला एरिया है, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो बेसिकली इसकी जो लेंथ है, लेंथ में तो ये वाली डिस्टेंस देखो, ये कितनी है आपकी इसमें 15 माइनस 10 यानी कि 5, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपकी कितनी हो जाएगी माइनस के 2 एम्पियर, सो माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। अब आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू, तो ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो सिंपल, A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, सारे एरिया को ऐड कर दो और टाइम पीरियड से डिवाइड कर लो, ठीक है। आपको इसकी एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। आगे देखते हैं। सो देखो ये कुछ वेव फॉर्म है, ठीक है। अब देखो जैसे ये वाली वेव फॉर्म है, ठीक है, और ये वाली वेव फॉर्म है, ये दोनों वेव फॉर्म है, ठीक है। इनकी आपको निकालनी है एवरेज वैल्यू, ठीक है। सो देखो ये जो वेव फॉर्म है इसमें आपकी ये बताओ मेरे को देख के कि जो आपकी साइकिल है वो रिपीट कैसे हो रही है। अब देखो इस पॉइंट के बाद आपकी सेम साइकिल आपको मिल रही है, यानी कि आपका टाइम पीरियड तो हो गया ये इतना सा, ये आपका टाइम पीरियड हो गया। सो देखो इस वेव फॉर्म में आपका टी आ गया 10, ठीक है। अब एरिया यानी ये वाला एरिया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका, एरिया आपका हो जाएगा हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपकी कितनी हो गई देखो 10 एम्पियर, और ये हो गई आपकी 10, तो ये आपका आ गया 50, यानी आपकी एवरेज वैल्यू कितनी आई 50 डिवाइड बाय 10 यानी कि 5 आपकी क्या है एवरेज वैल्यू इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म के लिए, ठीक है। अब आपको इस साइकिल के लिए निकालनी है। तो देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपकी वेव फॉर्म रिपीट हो रही है, यहाँ पे ये हो गया आपका इसका टाइम पीरियड 10, ठीक है। तो टी आपको मिला 10, ठीक है। अब मैंने देखो आपको ऐसा तो कुछ बताया नहीं कि आप किस पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालो, ये मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है। बट देखो अगर आप इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ठीक है, ये मैंने आपको डिवाइड कर दिया। अब आप मेरे को ये बताइए इस पोर्शन का एरिया कितना होगा, हाफ लेंथ, लेंथ कितनी आपकी 10 एम्पियर इंटू ब्रेथ कितनी हो जाएगी 5, तो ये आपके पास आ गया 25, ठीक है। पर्टिकुलर इस वाले के एरिया का निकालना है तो कितना हो जाएगा देखो हाफ इंटू लेंथ कितनी है 10 इंटू ब्रेथ, ये कितनी हो जाएगी देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 10 माइनस 5 यानी कि 5, ये भी आपके पास आया 25, ठीक है। तो आपके पास टोटल एरिया कितना आ गया 25 प्लस 25 यानी कि 50, ठीक है। तो यहाँ से आपको एवरेज वैल्यू कितनी मिली 50 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 5। सो आप देख सकते हैं दोनों ही वेव फॉर्म के लिए आपका जो एवरेज वैल्यू है वो सेम मिली है, ठीक है। आगे देखते हैं। सो देखो ये कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, इनको आप सॉल्व करना, ये आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इनके मैंने देखो आंसर आपके यहाँ पे लिख लिए। इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू आएगी 2 एम्पियर और इसकी एवरेज वैल्यू आएगी 9/8 एम्पियर, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट में बता देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो अब देखेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल वेव, ठीक है, यानी जो साइनोसॉइडल वेव होती है उसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है वो हम निकालेंगे। सो देखो यहाँ पे ये क्या है साइनोसॉइडल वेव, ठीक है। और आपको देखो एवरेज वैल्यू मैंने बताया था क्या होती है एवरेज वैल्यू, बेसिकली एक डीसी वैल्यू है, ठीक है, यानी जो आपका डीसी कंटेन है, ठीक है, इन एसी, यानी जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की जो आप सप्लाई दे रहे हो उसमें आपको जो डीसी कंटेन है ना वो आपकी डीसी एवरेज वैल्यू है, ठीक है, बेसिकली ये इसका मतलब है। सो एवरेज वैल्यू में बेसिकली इसका मतलब क्या अपने को
अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है, ठीक है, बिकॉज डीसी है, वो एवरेज वैल्यू डीसी है क्वांटिटी, यानी अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है, ठीक है। तो अगर इस वेव फॉर्म में देखते हो साइनसॉइडल वेव फॉर्म में, तो देखो अगर आप कंप्लीट साइकिल, यानी कंप्लीट साइकिल मतलब कितना, 2 पाई, ठीक है। अगर इस कंप्लीट के लिए अगर आप देखो एवरेज वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, 0, बिकॉज देखो इसमें ये पॉजिटिव, ठीक है, और इसमें ये नेगेटिव, तो एवरेज वैल्यू क्या होगी इसकी, 0। सो देखो जब आप निकालते हो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर फुल साइकिल, ठीक है, यानी कंप्लीट साइकिल के लिए जब एवरेज वैल्यू निकालते हो वो आप कहते हैं 0, ठीक है। तो ये भी आपको पूछा जाता है, इसको भी आप नोट डाउन कर दीजिए। सो देखो अब आगे देखते हैं। अब बेसिकली इसकी आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो ये तो आपको पता चल गया कि कंप्लीट साइकिल के लिए नहीं निकलती एवरेज वैल्यू, ठीक है, वो 0 होती है। सो देखो अगर पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है इतना, ये जो नीचे जो वेवफॉर्म बनी है, इसका अगर मैं मिरर इमेज बनाता हूँ तो वो इस तरह की बनेगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि आपका टाइम पीरियड है इस केस में ये वाला, ये आपका हो गया टाइम पीरियड टी इक्वल टू पाई, ठीक है। बिकॉज देखो बेसिकली एवरेज वैल्यू साइनसॉइडल के लिए निकालते हो, तो एवरेज वैल्यू में हम क्या देखते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, बिकॉज एवरेज वैल्यू आपका डीसी क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये वेवफॉर्म है ना पाई के बाद ही रिपीट हो रही है, बिकॉज देखो जो ये वाली वैल्यू है वो की वो ये वाली वैल्यू है, बस इसकी ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है। बट अपने को किससे लेना देना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से, ना पॉजिटिव से ना नेगेटिव से लेना देना। इसका मतलब ये वेवफॉर्म यही से आपकी रिपीट होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये बेसिक आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे ये लिख भी लेता हूँ। सो देखो मैंने लिख लिया, देखो इन एवरेज वैल्यू वी आर कंसर्न अबाउट द मैग्नीट्यूड ओनली बिकॉज द एवरेज वैल्यू इज नथिंग बट डीसी। सो हियर द वेवफॉर्म स्टार्ट्स रिपीटिंग आफ्टर पाई, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो टाइम पीरियड है वो आपका हो गया पाई, इतना समझ गए। सो अब चलिए इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सो देखो ये एक साइनसॉइडल वेव है और मैंने आपको ऐसा कुछ भी एक भी फॉर्मूला नहीं बताया इस टाइप के शेप के लिए जिससे आप एरिया निकाल सको, ठीक है, बिकॉज आपको एवरेज वैल्यू के लिए एरिया पहले चाहिए। सो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज करते हैं। तो उसमें देखो क्या करते हैं, एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्ट का, ये आपने छोटा सा सेक्शन ले लिया, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस सेक्शन को 0 से लेके पाई तक इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो सो एरिया आपका हो जाएगा एरिया इक्वल टू, इंटीग्रेट करो आप 0 से पाई तक, बिकॉज 0 से पाई तक बिकॉज अपने को क्या चाहिए, ये कंप्लीट एरिया चाहिए ना, इसलिए 0 से पाई तक, ठीक है। अब कौन सी आ जाएगी, v इंटू डी एक्स, क्योंकि जो छोटा सा सेक्शन काटा है आपने, इसकी वैल्यू क्या है, डी एक्स, ठीक है। और ये v आपका क्या है, ये बेसिकली इस वेव फॉर्म की जो वैल्यू है p, और इसकी वैल्यू अगर आप लिखोगे तो क्या है, साइनसॉइडल है, यानी vm sin ओमेगा t, इतना क्लियर है। देखो इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखो 0 से पाई, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका vm sin ओमेगा टी, ठीक है। अब यानी कि देखो ये आपका ओमेगा टी हो गया और ये भी आपका क्या है, ओमेगा टी, ठीक है। और सिमिलरली आपने जो dx माना है, ये कौन सा सेक्शन हो गया आपका, ओमेगा टी। सो देखो यहाँ पे vm आपका कांस्टेंट है तो vm बार आ गया, अंदर आपका बचेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है 0 से पाई तक और डी ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में। तो देखो ये आपका हो जाएगा vm, अब देखो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो ये हो गया माइनस का कॉस ओमेगा टी, लिमिट लगा देंगे आप 0 से पाई, क्लियर है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो vm ये हो जाएगा देखो माइनस का कॉस पाई, फिर आ जाएगा देखो प्लस का कॉस 0, ठीक है। तो देखो कॉस पाई होता है -1, तो यहाँ से आपको मिला 2 vm। तो आपको एरिया क्या मिला इस साइनसॉइडल के लिए, 2 vm, ठीक है। ये आपको एरिया भी याद रखना है बिकॉज आपको एरिया भी पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ आपको एवरेज वैल्यू नहीं पूछी जाती, एरिया भी कभी कभार पूछ लेते हो, तो वो आएगा एरिया 2 vm, ठीक है। तो अब इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो अब तो ईजी है। सो एवरेज वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, देखो एरिया अपॉन टाइम पीरियड, तो एरिया आपका हो गया 2 vm और टाइम पीरियड अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला क्या है, पाई। सो ये आपकी क्या हुई, एवरेज वैल्यू फॉर साइनसॉइडल वेव, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको देखो पाई की वैल्यू को 3.14 रखता हूँ तो ये वैल्यू आपकी होती है 0.637, ठीक है, इंटू vm, समझ गए। ये आपकी क्या है, एवरेज वैल्यू है। चलिए आगे देखते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ वेव एंड फुल वेव।
यानी देखो जो हाफ वेव होती है और फुल वेव होती है उसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है वो हमें निकालनी है। सो बेसिकली यहाँ पे आप देखो, अब देखो ये आपका क्या है, इतना बेसिकली आपका क्या है टाइम पीरियड। तो देखो आपको आउटपुट तो यहाँ तक ही मिल रहा है, बट साइकिल तो यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हुई ना, इसमें देखने से आपको पता चल रहा है। तो इस केस में आपका टाइम पीरियड क्या हो गया 2 पाई, ठीक है। बट आउटपुट आपको यहाँ तक ही मिला है, तो एरिया तो आप सिर्फ इसका निकालोगे, इसका होगा। तो देखो अभी लास्ट जो साइनोसॉइडल में आपने इस पर्टिकुलर सेक्शन का एरिया निकाला था वो आपका आया था 2 VM, ठीक है। तो एरिया आपका आ गया 2 VM, बट इस केस में आपका टाइम पीरियड क्या है 2 पाई, ठीक है। तो आपकी एवरेज वैल्यू क्या होगी देखो हाफ वेव के लिए, एवरेज वैल्यू इक्वल टू 2 VM डिवाइडेड बाई 2 पाई, यानी कि VM अपॉन पाई, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब फुल वेव के लिए देखते हैं। अब ये वेव फॉर्म देखो यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हुई है, तो इस केस में इसका टाइम पीरियड क्या हो गया t इक्वल टू पाई, ठीक है। और अब देखो इस सेक्शन के लिए आपने एरिया निकाला था, कितना आएगा 2 VM, तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी देखो, एवरेज वैल्यू इक्वल टू देखो एरिया इनटू एरिया बेसिकली डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है पाई। सो ये आपकी हो गई फुल वेव के लिए, ठीक है। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो ऐसे कोई आपको कोई इक्वेशन दे दे, ठीक है, ये कोई इक्वेशन दे रखी है जरा, ठीक है। अब इसमें आपको पूछ लिया कि एवरेज वैल्यू क्या है। सो बेसिकली देखो ये जो सेक्शन होता है ये आई नॉट, ठीक है, ये आपका होता है डीसी कंटेंट। इस पूरी इक्वेशन में ये आई नॉट आपका है एक डीसी कंटेंट, ठीक है। और डीसी कंटेंट आपका और कुछ नहीं होता, ये होती है आपकी एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी होती इस टाइप में, अगर इक्वेशन दे तो डायरेक्ट आप आई नॉट की वैल्यू देके वही आपकी एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो आरएमएस वैल्यू क्या होती है ये समझते हैं, ठीक है। तो देखो इसकी डेफिनेशन वाइज तो देखो इट इज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी व्हिच डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन द डीसी इज अप्लाइड। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। आपको नहीं समझ में आई कोई दिक्कत नहीं है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। तो देखो एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आपके पास डीसी सप्लाई, ठीक है, और एक आपके पास है डीसी। बेसिकली एक आपके पास एसी सोर्स है, ठीक है, एक आपके पास डीसी सोर्स है, समझ गए। तो देखो आपको कुछ काम करना है यानी वर्क, ठीक है। जैसे सपोज अब देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वर्क की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं हम 50 वॉट 10 वॉट ऐसे ही वर्क बोलते हैं। तो देखो आपको वर्क करना है कोई 50 वॉट का, ठीक है। सेम मतलब एक बार आपको एसी सप्लाई अप्लाई करके 50 वॉट काम करना है, एक बार डीसी सप्लाई अप्लाई करके 50 वॉट काम करना है, ठीक है। सो कितनी देर तक करना है हमें ये काम। सो देखो टाइम है अपने पास 5 सेकेंड, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी 5 सेकेंड, यानी सेम अमाउंट ऑफ टाइम सेम अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है। सो देखो अब इस केस में जब आप एसी की बात करते हो, ठीक है, तो रिक्वायर्ड यानी कि एसी के केस में आपको जब 50 वॉट का 5 सेकंड के लिए काम करना है तब आप क्या कर रहे हो 220 वोल्ट, ठीक है। यानी 220 वोल्ट जब अप्लाई करते हो तो कंप्लीट 50 वॉट काम हो जाता है, ठीक है। बट डीसी के केस में ये काम आपका 200 वोल्ट पे ही हो जाता है, यानी आपका 50 वॉट का काम 200 वोल्ट पे कंप्लीट हो जाता है डीसी के केस में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 220 वोल्ट है ये, ठीक है, इसकी आरएमएस वैल्यू जो है, ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट, ठीक है, इसकी आरएमएस वैल्यू हुई आपकी 200 वोल्ट, ठीक है। यानी कि इसका मतलब हुआ बेसिकली जो एसी है ना, एसी में आप कितना अप्लाई कर रहे हो 220 वोल्ट, ठीक है। बट इस 220 में से सिर्फ आपका 200 वोल्ट ही आपका काम का है, बाकी 20 वोल्ट तो ऐसे ही फालतू है। ये बेसिक इसका मतलब है। तो ये बेसिकली 200 वोल्ट है ना, ये इसकी इफेक्टिव वैल्यू है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। ये एक बेसिक इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखो अब आरएमएस वैल्यू को हम फाइंड कैसे करते हैं। तो देखो अब ये मैंने एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये जो इसमें कोई भी कर्व हो सकता है, इसलिए देखो मैंने कोई कर्व नहीं बनाया, ठीक है। कोई भी शेप हो सकता है, साइनसॉइडल शेप हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है, कोई भी शेप हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट उसमें तो देखो आप क्या करोगे टाइम पीरियड डिफाइन करोगे, ठीक है। कोई भी ये आपका कोई भी वेव फॉर्म है उस वेव फॉर्म का ये टाइम पीरियड है, ठीक है। मैं यहाँ पे वेव फॉर्म नहीं बना रहा, कोई भी हो सकती है, बट उसका टाइम पीरियड तो मैं लिख सकता हूँ ना। तो वो हो गया आपका टाइम पीरियड टी, ठीक है। अब सपोज इफ ये जो y है, y का एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है। सो देखो इसमें अगर आपकी इसकी आरएमएस वैल्यू लिखनी है आपको, सो आरएमएस
वैल्यू इक्वल्स टू, ये देखो क्या हो जाएगा 1/t यानी टाइम पीरियड, ठीक है। फिर इंटीग्रेट करो इसको 0 से टाइम पीरियड तक t, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका y का स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। और ये कंप्लीट आएगा आपका रूट में। तो आपको बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको जानना है ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है जिसमें RMS वैल्यू मैंने समझाई है क्या होती है वैल्यू, और ये वाला डेराइव करके भी बताया फॉर्मूला, तो वहाँ पे आप जाके ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप समझ गए, तो देखो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ठीक है। तो RMS वैल्यू का फॉर्मूला होता है 1/t इंटीग्रेट 0 से t y स्क्वायर डॉट dx, ठीक है। और इस कंप्लीट का रूट है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अगर आपको VT की इक्वेशन लिखनी है, तो देखो जब मैं एवरेज वैल्यू बता रहा था आपको, ठीक है, तो मैंने कुछ आपको वेव फॉर्म्स बताई थी, ठीक है, बेसिक्स। तो उसमें देखो यहाँ से अब ये VT की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी Vm, ठीक है, Vm। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट आपका। तो देखो अब यहाँ से आपको पहले टाइम पीरियड लिखो, टाइम पीरियड इसका क्या हो जाएगा T, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आपका है T। अब आपको निकालनी है देखो RMS वैल्यू। तो देखो RMS वैल्यू इक्वल टू, देखो फॉर्मूला क्या होता है 1/t इन टोटल टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय जो भी आपको लिमिट दे रखी है 0 से t, ठीक है। अब ये जो t है ना, ये आपका वो होगा जहां तक, अभी फिलहाल छोड़ो उसको, मैं आपको बाद में बताऊंगा ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे होता है वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आपका बेसिक एक फॉर्मूला होता है, और इसमें आपका ये रूट भी आ जाता है, ठीक है। अब देखो इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म के लिए हम RMS वैल्यू निकालते हैं, तो देखो क्या हो जाएगी RMS वैल्यू इक्वल टू, देखो टाइम पीरियड यानी 1/t, लिमिट लगाऊंगा 0 से t तक, ठीक है। इक्वेशन क्या है, y की जगह आपका क्या है अभी vt है, और इसको वैल्यू क्या है vm, तो ये हो गया आपका vm का स्क्वायर इंटू dt, और इस कंप्लीट का क्या आपका रूट है, रूट का मतलब 1/2 इसकी पावर है, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसकी RMS वैल्यू कितनी हो गई, सो RMS वैल्यू इक्वल टू, अब देखो ये हो गया 1/t, अब ये जो vm है ये कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया vm स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा 1, ठीक है। यानी कि 0 से t अंदर आपका बचा 1 डॉट dt, ठीक है। और इसे कंप्लीट आपका है रूट के अंदर है। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका, या यहाँ पे देखो dt है तो 1 का इंटीग्रेशन होगा t, यहाँ पे dx होता तो 1 का इंटीग्रेशन होता x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा vm स्क्वायर बाई t, अब इसका देखो इंटीग्रेशन हो जाएगा t, ठीक है। इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से t, और ये कंप्लीट आपका होगा रूट के अंदर, ठीक है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, देखो vm का स्क्वायर डिवाइडेड बाई t, और ये देखो लिमिट लगाऊंगा तो क्या होगा t माइनस जीरो, तो t माइनस जीरो, ठीक है। अब देखो ये वाला कंप्लीट आपका रूट के अंदर है, ठीक है। रूट लगाना मत भूलना, कभी कभार भूल जाते हैं, ठीक है। और बिना रूट वाला भी आपको आंसर ऑप्शन में मिलता है, तो देखो यहाँ से t कैंसल, तो यहाँ पे क्या है vm स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो vm का स्क्वायर यहाँ पे है रूट के अंदर, तो ये वैल्यू क्या जाएगी आपकी vm। तो आपको RMS वैल्यू क्या मिली इस वेव फॉर्म की vm, ठीक है। सो अगर देखो इस vm की जगह आपको 100 वोल्ट 40 वोल्ट 60 वोल्ट दे दिया होता तो क्या होता, जो ये vm की वैल्यू है वो इसकी RMS वैल्यू होती है इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म की। क्लियर है आपका। तो देखो अब ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसकी हम निकालते हैं RMS वैल्यू, ठीक है। तो देखो इसका टाइम पीरियड क्या है, वेव फॉर्म कहाँ से रिपीट हो रही है इस पर्टिकुलर सेक्शन से, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि इसका टाइम पीरियड बेसिकली क्या है 2t, तो t की वैल्यू इसमें हो गई 2t, ठीक है। अब देखो फिलहाल आप क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। सो देखो इस वेव फॉर्म के लिए आपने टाइम पीरियड निकाल दिया कितना है 2t, ठीक है। तो अब देखो क्या करिए, इसमें दो सेक्शन है, देखो एक आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है, एक ये वाला पार्ट है, दो पार्ट है, ठीक है। तो देखो इसकी पहले आप इक्वेशन लिखना सीखिए। तो देखो vt इक्वल टू, अब दो पार्ट है तो आपकी दो इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब देखो अगर फर्स्ट वाली देखे, फर्स्ट यानी ये वाला सेक्शन देखे, इसके लिए आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी vt इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये होगी 10, ठीक है। अब ये 10 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, जब आपका टाइम पीरियड 0 से t तक है, ठीक है। तो 0 से टाइम जब तक t है तब आपकी वैल्यू है 10, ठीक है। उसके बाद आपका देखो क्या है t से 2t तक क्या है 0, यहाँ पे कुछ भी तो नहीं है,
ये 0 ही है, तो ये होगी 0 वैल्यू। ठीक है, 0 कब है ये आपकी, t से लेके 2t तक। ठीक है, अब देखो, अब इसकी आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। बेसिकली इस vt की आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है। देखो, अगर आप ऐसे इक्वेशन लिखना सीख गए ना, तो आपकी कैसे भी वेव फॉर्म हो, आप उसकी आरएमएस वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकोगे। तो देखो, आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो टोटल टाइम पीरियड कितना आपका 1/2t। ठीक है, फिर देखो ब्रैकेट, अब देखो लिमिट लगाओ 0 से पहले t तक। ठीक है, तो 0 से t तक गए, आपका क्या है आउटपुट 10। अब 10 का यहाँ पे क्या आएगा आपका स्क्वायर। ठीक है ना, बिकॉज आरएमएस वैल्यू में यहाँ पे y का स्क्वायर होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई dt। ठीक है, फिर क्या करो, प्लस करो। अब कहाँ से लिमिट लगाओगे, t से 2t, तो t से 2t। अब इस केस में आपकी वैल्यू क्या है, 0। सो बेसिकली ये हो गया 0 का स्क्वायर इंटू dt। ठीक है, सो बेसिकली देखो, ये वाला जो सेक्शन है, ये तो ओवरऑल क्या हो गया आपका 0 हो गया ना। ठीक है, तो आपका बचा क्या, सिर्फ ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से अगेन यार रूट लगा दो आप, आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपको आरएमएस वैल्यू क्या मिली, तो देखो आरएमएस वैल्यू इक्वल्स टू, अब देखो ये क्या हो जाएगा 1/2t, और ये देखो यहाँ पे 10 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 100, ये हो गया 100। ठीक है, अंदर आपका बचेगा 1। ठीक है, अब 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा आपका t, और t की आप लिमिट क्या लगाओगे 0 से t। क्लियर इतना, और ये आपका रूट में होगा। ठीक है, तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा, अब देखो ये लिमिट जब लगाओगे ये आएगा t-0, तो ये वाला t और वो वाला t कैंसिल हो जाएगा, तो और आपको मिलेगा 50 रूट के अंदर। सो बेसिकली ये जो वेव फॉर्म है, इस वेव फॉर्म की आपको आरएमएस वैल्यू क्या मिलेगी, रूट 50। ठीक है, समझ गए। तो देखो मैं अभी और क्वेश्चन कराऊंगा, अगर नहीं समझे तो अगले क्वेश्चन में समझ जाओगे। तो देखो ये एक पर्टिकुलर वेव फॉर्म है। ठीक है, इसकी आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो पहले आप क्या करेंगे, टाइम पीरियड फाइंड करिए। तो देखो इस पर्टिकुलर सेक्शन के बाद ये वेव रिपीट हो रही है, ये आपका क्या हो गया टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ से आपको टाइम पीरियड मिल गया 2t। समझ गए। तो देखो पहले आप इसकी इक्वेशन लिखिए। तो देखो vt इक्वल टू, अब देखो दो सेक्शन है इसमें, तो दोनों सेक्शन के लिए लिखते हैं। फर्स्ट सेक्शन के लिए देखो वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है, यानी कि क्या है vm। ठीक है, तो ये होगी आपकी vm। और vm की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से t तक, तो 0 t तक, 0 से। ठीक है, अब सेकंड में देखो ये वाली वैल्यू है, अब ये वैल्यू आपकी क्या है माइनस का vm। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप माइनस का vm, और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है t से 2t तक। तो देखो आप इक्वेशन लिखना सीख गए, अब इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो वी आर एम एस क्या हो जाएगा आपका टोटल टाइम पीरियड, यानी 1/2t। ठीक है, फिर आप क्या करोगे ब्रैकेट, फिर लिमिट लगाओगे। देखो दो पार्ट्स में, पहले 0 से t तक, क्या वैल्यू आपकी vm, तो इस vm का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर इंटू dt। फिर देखो प्लस दूसरा पार्ट आपका क्या है t से 2t तक, इसमें वैल्यू क्या आपकी माइनस का vm, तो माइनस का vm का स्क्वायर इंटू dt, और ये आपका ब्रैकेट अगेन क्लोज। यहाँ तक क्लियर है, और ये आपका कंप्लीट रूट में। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्क्वायर लिख लेता हूँ, बिकॉज इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो यहाँ पे ये रूट आएगा वापस। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्या है वी स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू, देखो ये हो गया 1/2t। ठीक है, अंदर क्या बचेगा ये देखो क्या हो जाएगा वी एम का स्क्वायर, और ये देखो ये अंदर बचेगा 1, तो 1 का आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा t, फिर t पे उस t पे लिमिट क्या लगोगे 0 से t, तो एट द एंड आपको क्या मिलेगा t। ठीक है, प्लस अब इस केस में भी देखो ये हो जाएगा vm का स्क्वायर। ठीक है, अंदर बचेगा 1, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो t आएगा, t पे लिमिट लगाओगे आप t से 2t। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये देखो क्या आ जाएगा वी स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू 1/2t। तो देखो अंदर आपका क्या बचेगा ये आपका हो गया vm का स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, प्लस ये आपका हो जाएगा देखो vm का स्क्वायर इंटू ये आपका हो जाएगा 2t माइनस का t। ठीक है, तो एट द एंड आपको क्या मिला ये t। ठीक है, तो देखो vm स्क्वायर t और vm स्क्वायर t कितना हो जाएगा 2vm स्क्वायर t, तो यहाँ से आपको मिला 2vm स्क्वायर इंटू t, और नीचे क्या आपका 2t। तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, और ये t से ये t कैंसिल, आपको क्या मिला vm का स्क्वायर। ठीक है, बट यहाँ पे देखो आप क्या चल रहे हो स्क्वायर लेके चल रहे हो ना, तो बट आपको तो चाहिए वीआरएमएस, तो वीआरएमएस क्या हो जाएगा आपका vm का स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये वैल्यू आपको क्या मिली vm, तो बेसिकली इस वेवफॉर्म की आपके आरएमएस क्या वैल्यू क्या मिली vm। ठीक है ना,
सो बेसिकली आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, इसकी मदद से आप कोई भी आरएमएस वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो देखो ये ट्रायंगल टाइप में दे रखी है, बेसिकली देखो इसमें ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये क्या आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब देखो जो फॉर्मूला आप लिखते हो बेसिकली, फर्स्ट आपको देखो इसमें आई टी, ठीक है, बिकॉज आपको क्या है इक्वेशन ही तो लिखनी पड़ेगी आई टी की। ठीक है, ये आई टी। ठीक है, अब इसमें ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ये पॉइंट्स और ये वाला पॉइंट्स, ठीक है, तो देखो मैं साइड में ड्रॉ करता हूँ इसको एक बार, इसको अच्छे से समझ लो बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसमें ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स है, ये कोऑर्डिनेट्स आपके क्या है टी और आई एम। ठीक है, बिकॉज देखो पहले आप क्या लिखते हो एक्स, फिर लिखते हो वाई, तो एक्स वाला सेक्शन कौन सा है, ये वाला एक्स है, और ये वाला आपका वाई है, तो टी और आई एम। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको मिल गए टी और आई एम, क्लियर है, और ये वाला पॉइंट तो क्या ओरिजिन पे है, तो दोनों ही वैल्यू क्या हो गई 0 और 0। ठीक है, अब आपको क्या है ये देखो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब इसकी आपको क्या निकालनी है इक्वेशन। देखो नॉर्मल अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखते हो तो वो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बट ये सिंस क्या है ओरिजिन पे, तो c की वैल्यू तो यहाँ पे 0 हो गई, क्लियर है इतना। सो देखो y पे आपका क्या है, यहाँ पे y एक्सिस में बेसिकली इस वेव फॉर्म में क्या है आपका i, तो इस y की वैल्यू तो हो गई i। ठीक है, अब m, इस m की वैल्यू क्या होती है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई, अब x एक्सिस पे आपका क्या है t, तो यहाँ पे आ जाएगा ये t। ठीक है, c की वैल्यू तो आपकी 0 है बिकॉज ओरिजिन पे है, इतना क्लियर है आपका। अब यहाँ पे देखो ये आपकी वैल्यू है x1, ठीक है, ये है y1, ये है x2, ये है आपका y2। ठीक है, तो देखो सारी वैल्यूज पुट करो, आप करंट की इक्वेशन निकालो, तो देखो i इक्वल्स टू y2 कितना आपका im, y1 क्या है 0 डिवाइडेड बाय x2 कितना है आपका t माइनस x1 कितना है 0 इंटू t, क्लियर है इतना। तो आपके पास देखो इक्वेशन क्या आई आई एम डिवाइड बाई टी इंटू टी, ये बेसिक आपके पास इक्वेशन आई है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला कि आई टी की इक्वेशन है आई एम बाई टी इंटू टी। ठीक है, तो आपने इक्वेशन निकाल दी, अब आप आर एम एस वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। तो देखो जो आई आर एम एस होगा, आई आर एम एस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो टोटल टाइम पीरियड यानी 1 बाय टी। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन 0 से टी तक, इसमें क्या हो जाएगा देखो आई का स्क्वायर, बेसिकली जो आई टी है इसका स्क्वायर इंटू डी टी, क्लियर है। तो देखो यहाँ से आई आर एम एस निकालो, ये आपका रूट में, ठीक है ना। तो देखो आई आर एम एस ये आपको हो गया देखो 1 बाई टी। अब देखो जो आई टी की जो इक्वेशन आपने निकाली ये वैल्यू पुट करो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा देखो आई एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर इंटू ये स्मॉल टी का स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है 0 से टी तक। ठीक है, अब ये जो रूट है ना इसको मैं रिमूव करके स्क्वायर इस साइड लगा देता हूँ। ठीक है, जब लास्ट में मैं इसको वापस इस साइड भेज दूंगा, देखो ये की वैल्यू क्या होगी आपकी आई स्क्वायर आर एम एस। सो देखो इसमें आई एम स्क्वायर और टी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया देखो आई एम स्क्वायर और डिवाइड बाय नीचे देखो ये क्या हो जाएगा टी क्यूब, क्लियर है इतना। अब अंदर क्या बचा 0 से टी, अंदर आपका बचा टी का स्क्वायर। सो देखो टी का स्क्वायर जो है ना इसका आपका इंटीग्रेशन होता है, बेसिकली देखो कोई भी अगर कोई टर्म है, ठीक है, उसका अगर उसमें वो टर्म है एक्स की पावर एन डी एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये होता है देखो एक्स की पावर एन प्लस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। ठीक है, समझ गए। तो देखो ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू, देखो ये हो गया आपका आई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी की पावर थ्री, और ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन इसका टी क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री, और इसमें लिमिट क्या लगाओगे आप 0 से टी, समझ गए। तो देखो इसमें वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा देखो आई एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी क्यूब, देखो इसमें लिमिट लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा टी क्यूब बाय थ्री,
ये हो गया टी क्यूब बाय 3। सो देखो ये टी क्यूब से ये टी क्यूब कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से आपको आई स्क्वायर आर एम एस ये वैल्यू आपको मिली है आई एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो इस रूट को देखो, अब ये रूट लगाना पड़ेगा ना इस स्क्वायर को हटा के, फिर आपको आई आर एम एस मिल जाएगा। देखो आई आर एम एस क्या आया, आई एम बाय रूट 3, बिकॉज देखो आई एम में स्क्वायर है तो आई एम के ऊपर रूट नहीं लगेगा, ठीक है। तो आई आर एम एस आपको मिला आई एम बाय रूट 3। सो देखो जितनी भी आपकी वेव फॉर्म है, ये जैसे ट्राइंगल वाली जो वेव फॉर्म है, उन सब की आपको है ना जो आर एम एस वैल्यू मिलेगी वो आई एम बाय रूट 3 मिलेगी। मैं आपको बताऊंगा कौन सी वेव फॉर्म है जिनके आपको आई आर एम एस मिलेगा आई एम बाय रूट 3। आप उनको डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए एक बार निकाल सकते हो, बाद में फिर आप याद रखो, बिकॉज क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो आई आर एम एस क्या मिला, आई एम बाय रूट 3। और आपको ये देखो ये जो इक्वेशन वाला मैंने बताया लिखना, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के लिए ये जो एम वगैरह निकालना, ठीक है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, इसको सीख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो मैंने बोला ना हर ट्राइंगल के लिए क्या आएगी, आई आई एम बाय रूट 3, ठीक है, ये आएगी ट्राइंगुलर वेव होगी तो। बट इस केस में देखो आपको जो टाइम पीरियड है, इस केस में आपका टाइम पीरियड क्या है 2t, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर वेव फॉर्म है ना, इसकी आपकी आई एम बाय रूट 3 नहीं आएगी, ये एक डिफरेंट वेव फॉर्म है, ठीक है। टाइम पीरियड आपका हो गया 2t, ठीक है। अब इसके लिए पहले मैं अगर देखो इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है, आई टी, तो दो पार्ट आएंगे मेरे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट मैंने देखो ऑलरेडी लास्ट बार में बता दिया, ठीक है, मैं बार बार नहीं बताने वाला। देखो इसकी इक्वेशन क्या आएगी आपकी, आई एम का स्क्वायर, सॉरी आई एम स्क्वायर तो बाद में हो जाएगा, आई एम बाई टी मल्टीप्लाई टी, ठीक है, ये आपकी आएगी। तो ये हो गया आपका आई एम बाई टी मल्टीप्लाई टी। अब ये कहाँ से कहाँ तक आप ये देखो, ये आपकी है 0 से लेके टी से लेके टी तक, ठीक है। बाकी दूसरी वैल्यू क्या आपकी देखो 0 है, तो ये होगी 0। अब 0 क्यों है, ये आपकी टी से 2t तक, ठीक है। सो देखो इसकी आपको आई आर एम एस निकालना है। तो देखो सिंपल है, आई आर एम एस, इस केस में सिंपली क्या होगा, जो टाइम पीरियड है वो आप क्या लोगे 2t। लास्ट क्वेश्चन में आपने क्या लिया था t, बिकॉज उसमें t टाइम पीरियड था, इसमें 2t है, तो उसमें से इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले लिमिट लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, यानी ये जो है इसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तो एक बार ये वैल्यू रखेंगे, एक बार ये 0 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ, तो देखो इसका स्क्वायर होगा ना, ये हो जाएगा देखो आई एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर इंटू स्मॉल टी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी टी, ठीक है, प्लस टी से 2t तक, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 इंटू 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी टी, क्लियर। अब देखो मैं आपको फिलहाल अभी इतना डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है, आप बिकॉज आप यहाँ पे सीख रहे हो, ठीक है ना। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि यहाँ पे तो कोई आउटपुट है नहीं, तो इसकी ये वैल्यू, ये वाली फॉर्म जो मैंने लिखी है आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जिससे आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, इसकी वैल्यू मैंने देखो लास्ट जो क्वेश्चन है उसी में निकाल के बताई थी, ठीक है। तो ये देखो ये रूट में, ठीक है ना, ये आपका कंप्लीट रूट में। तो देखो यहाँ से आपको आई आर एम एस क्या मिला, आई आर एम एस इक्वल्स टू 1/2t, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी तो बाहर आ गया, ठीक है। अब देखो अंदर बचेगा टी स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा टी क्यूब बाई 3, ठीक है। फिर उसमें लिमिट रखोगे तो आपको मिलेगा टी क्यूब बाय 3, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा बेसिकली। तो देखो यहाँ से ये क्या हो गया, ये वाला टी और ये टी, ये कंप्लीट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिला आई आर एम एस इक्वल्स टू आई एम बाय, ये जगह देखो 3 2 जा 6 और ये रूट में आ जाएगा, ठीक है, और आई एम स्क्वायर इसलिए वो आई एम हो जाएगा। तो यहाँ से आपको आई आर एम एस कितना मिला, आई एम बाय रूट 6। सो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तो आपके जेबी गुप्ता का क्वेश्चन है, जेबी गुप्ता में ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो देखो ये कुछ वेव फॉर्म्स है, ठीक है, ये सारी देखो ट्राइंगल दिख रही है आपको, ठीक है। ये देखो ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई और ये वाली हो गई, ठीक है। अब आप अगर देखो इन सब के लिए अगर आई आर एम एस निकालोगे, आप निकाल के देखना, ठीक है। सो इन सब के लिए जो आई आर एम एस आएगी वो वैल्यू आएगी आपकी आई एम बाय
√3। ठीक है, आप निकाल के देख लेना भले। सो आप फिलहाल तो देखो, अगर आपको नहीं निकालनी फिर भी आप क्या करिए, वेवफॉर्म तो एटलीस्ट देख लीजिए, शेप एक बार दिमाग में बैठा लीजिए कि इन सब की IRMS आती है IM/√3, ताकि आप अगर क्वेश्चन भी आपको पूछ ले तो आप डायरेक्ट टिक कर सको। ठीक है, सो एक बार वेवफॉर्म को देख लो अच्छे से। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो देखो ये वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका टाइम पीरियड फाइंड करो। तो देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपकी वेवफॉर्म सेम है, यानी जो ओरिजिन से स्टार्ट है वो कि वो यहाँ से वापस चालू हो गई। ठीक है, यानी कि यहाँ तक आपका हो गया ये एक 1 साइकिल। ठीक है, और इस साइकिल को जितना कंप्लीट करने में टाइम लगा वो हो गया आपका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना आपका t। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आपका टाइम पीरियड है t। ठीक है, अब आपको लिखनी है इक्वेशन। ठीक है, तो देखो करंट की इक्वेशन लिखनी है IT। सो देखो IT, अब देखो इसमें दो पार्ट है, एक आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है, और एक ये वाला पार्ट है। इन दोनों पार्ट के लिए आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। क्लियर है? अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, अब देखो इसके लिए आप कैसे लिखोगे। अब देखो ये एक कुछ इस तरह का ही तो ये बना हुआ है बेसिकली। ये वाली जो देखो ये लाइन है ना, ये कुछ इस तरह की है। ठीक है, तो देखो इसमें ये वाले जो पॉइंट है यानी ओरिजिन वाले, ये तो क्या आपके 0 0, और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका क्या है, यानी ये वाला देखो, ये आपका देखो यहाँ पे दे रखा है इसने माइनस का 6 एम्पियर ये वाई साइड में, और एक्स में t/2, यानी कि ये हो गया t/2 और y, सॉरी y की वैल्यू ये माइनस का 6। समझ गए? सो देखो ये आपका हो गया x1, ये हो गया y1, ये आपका हो गया x2 और ये आपका हो गया y2। ठीक है, अब आपने देखो इक्वेशन पढ़ी होगी y इक्वल टू mx। ठीक है, अब देखो इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म में y एक्सिस पर क्या है आपका करंट, तो ये हो गया करंट। ठीक है, और x एक्सिस पर क्या है t, तो वो हो गया आपका t। ये तो आपका क्लियर है। अब बची m की वैल्यू, m का फॉर्मूला होता है देखो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, तो देखो आपने ये वैल्यूज रख दी ना, x1 0, y1 0, x2 t/2, y2 माइनस 6। तो यहाँ से देखो करंट की इक्वेशन क्या बनेगी, y2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 6, y1 की 0, x2 की वैल्यू क्या है t/2 माइनस का x1 कितना है 0। तो ये देखो यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी होगी आपकी -12/t मल्टीप्लाई t। ठीक है, बिकॉज ये वाला t भी है ये वाला। ठीक है, तो ये आपकी हो गई करंट की इक्वेशन इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वेशन -12/t इंटू स्मॉल t। अब ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके t/2 तक। ठीक है, अब देखो दूसरी वाली, अब ये वाला शेप है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि देखो जब एवरेज वैल्यू निकालना बताया था उसमें मैंने कुछ बेसिक कर्व्स बताए थे। ठीक है, ये y एक्सिस मानी थी, ये x मानी थी। फिर मैंने बोला था अगर कोई यहाँ पे ऐसा कोई हो जिसमें ये वाली डिस्टेंस आपकी b हो, तो यहाँ पे अगर आप जब y की वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे b। तो सिमिलरली देखो यहाँ पे मेरे को लिखनी है इस करंट की वैल्यू, तो कौन सी ये वाली वैल्यू लिखूंगा। तो ये वैल्यू कितनी है आपकी, देखो पर्टिकुलर कितनी है 6 एम्पियर। तो ये हो गई आपकी 6, और ये 6 कहाँ से कहाँ तक है देखो t/2 से लेके t तक, तो ये होगी t/2 से लेके t तक। सो देखो आपने करंट की इक्वेशन लिख ली। ठीक है, दोनों पार्ट के लिए। अब आपको सिंपल आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो देखो आई आरएमएस इक्वल टू, सबसे पहले आप क्या करेंगे रूट, ठीक है कंप्लीट रूट होगा, फिर 1 अपॉन टोटल टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपका कितना है t। फिर देखो आपने दो पार्ट में किया इसको डिवाइड, तो देखो फर्स्ट लिमिट आपकी है 0 से t/2 तक। अब देखो यहाँ पे आपका क्या आता है y स्क्वायर आता है, फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है इसका आपका क्या होगा स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा देखो 144 डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर इंटू स्मॉल t का स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई एक लिमिट। दूसरी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी t/2 से t तक, तो ये कितनी हो जाएगी 6 का स्क्वायर यानी 36 इंटू dt। ये तो आप समझ गए। सो देखो अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो देखो आई आर एम एस, ये देखो ये कितना आ जाएगा रूट, ठीक है कंप्लीट रूट हो जाएगा ये। तो देखो 1/t, अब यहाँ पे देखो ये जो ब्रैकेट कर लेता हूँ, ठीक है, ये आपका देखो 144 डिवाइड बाई टी स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म है। तो देखो ये हो गई 144 डिवाइड बाय टी स्क्वायर। ठीक है, अब अंदर क्या आएगा टी स्क्वायर का, बेसिकली जो अंदर आएगा 0 से t/2 तक टी स्क्वायर
डॉट डी टी। क्लियर है। और देखो इस वाली टर्म में देखो 36 कांस्टेंट है, तो अंदर आपका बचेगा डी टी, जीरो से सॉरी टी बाई टू से टी तक। ठीक है, तो ये कंप्लीट रूट में। सो देखो अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है कितना है टी स्क्वायर। सो देखो मैंने बताया था अगर x की पावर n होती है उसका इंटीग्रेशन करते हो तो होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। ठीक है, और अगर वन का आप इंटीग्रेशन करते हो तो बेसिकली जिसके यहाँ पे बेसिकली dt है तो उसका होगा t और dx होगा तो x। ठीक है, सो देखो यहाँ से अगर आई आर एम एस की वैल्यू में लिखता हूँ तो देखो कितनी हो जाएगी रूट, ठीक है, वन बाई टी। क्लियर है इतना। अब देखो ये कितना हो जाएगा आपका 144 बाई टी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये आपका हो जाएगा टी क्यूब डिवाइड बाय 3। ठीक है, फिर उस टी क्यूब में मैं लिमिट लगाऊंगा 0 से टी बाई 2। समझ लो, तो देखो मैं कर ही देता हूँ इसको भी, टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3। अब देखो इस पर्टिकुलर में आपकी जो लिमिट है वो है 0 से टी बाय 2। ठीक है, फिर प्लस 36। अब इसका तो क्या हो जाएगा सिंपल टी, और इस टी में आपकी लिमिट क्या होगी टी बाई 2 से टी तक। इतना आप समझ गए। अब सिंपल देखो मेरे को लिमिट रखनी है, तो देखो आई आर एम एस इक्वल टू वन बाई टी। ठीक है, वन बाई टी, ये आपका हो जाएगा देखो 144 बाई टी स्क्वायर। देखो इसमें मैं ये वैल्यू रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा देखो टी क्यूब डिवाइडेड बाय, अब देखो ये कितना हो जाएगा टी बाई 2 है ना, यानी 2 की पावर 3 तक आ जाएगा, यानी 2 की पावर 3। अब ये मल्टीप्लाई किससे होगा आपका, नीचे 3 भी तो है ये वाला। समझ गए। तो आगे क्या हो जाएगा प्लस 36, और ये कितना हो जाएगा आपका देखो t माइनस टी बाई 2 यानी कि t बाय 2। ये आपका इतना क्लियर है, और ये आपका कंप्लीट किसमें रूट में। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। सो अब यहाँ पे देखो ये टी स्क्वायर और ये इससे कैंसिल, तो एक टी बचा। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट आपका। सो देखो अब इसको मैं क्या करता हूँ, ये जो है ना इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो देखो साइड में लिख लूंगा, इसके साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा इसलिए। ठीक है, तो देखो यहाँ से आई आर एम एस की वैल्यू में लिखता हूँ, आई आर एम एस इक्वल टू, अब देखो ये क्या वन बाई टी। ठीक है, अब बेसिकली ये जो टर्म्स है ना इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, वन बाई टी इंटू 144 टी डिवाइडेड बाय टू, टू इंटू टू इंटू टू, टू टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, तो ये आ गया 24। ठीक है, प्लस अभी जो वन बाई टी है ये इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो वन बाई टी इंटू 36 टी बाय 2। क्लियर इतना। तो देखो ये वाले टी से ये वाला टी कैंसिल, और यहाँ पे ये वाला टी से ये वाला टी कैंसिल। ठीक है, और ये आपका कंप्लीट रूट में। ठीक है ना। सो देखो यहाँ पे क्या है 144 डिवाइडेड बाय 24। तो देखो 144 को जब 24 से डिवाइड करते हो तो ये आपका कितनी बार जाता है कंप्लीट 6 टाइम्स। तो यहाँ से आपको देखो आई आर एम एस मिली, आई आर एम एस आपको मिला देखो ये आपका हो गया 6। ठीक है, प्लस 36 डिवाइडेड बाय सिंपल 2। ठीक है, ये भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा आपका 18 टाइम्स, ये आपका रूट में। सो देखो 18 प्लस 6 ये आपका हो जाएगा 24। सो आपका आंसर क्या आया रूट 24, यानी इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म की आरएमएस वैल्यू आपकी है रूट 24। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट देखो आप इस चीज को समझो, पहले आप इक्वेशन लिखना सीखो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, बिकॉज देखो इक्वेशन लिखने आ गए उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको इक्वेशन लिख के दे देता हूँ। ठीक है, आप वैल्यू आप खुद निकाल लेना। ठीक है, मैं आपको आंसर बता दूंगा क्या आंसर आएगा। तो देखो इसमें आपके ये दो सेक्शन है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। क्लियर है इतना। अब देखो इसमें टाइम पीरियड कितना है टी तक। ठीक है, तो देखो पहले मैं आपको टाइम पीरियड लिख के दिखा देता हूँ। टाइम पीरियड आपका है टी। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब आपको देखो इक्वेशन लिखनी है, तो आई टी इक्वल टू, अब इसमें देखो दो पार्ट होंगे, एक आपकी होगी 0 से लेके टी बाई 2 तक, और एक आपकी होगी टी बाई 2 से लेके टी तक। ठीक है, दो पार्ट के लिए आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। सो देखो फर्स्ट पार्ट के लिए तो सिंपल है, देखो सिंपल ये वाली वैल्यू यही तो होगी, तो फर्स्ट पार्ट के लिए तो हो गई 2। ठीक है, अब सेकंड है ये वाला बचा। ठीक है, तो इसके लिए देखो और अच्छे से बता देता हूँ वापस यहाँ पे। तो देखो ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपके कितने, आपके t और -6। क्लियर है, और ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स है यानी कि ये वाला पॉइंट
इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो आपको y की वैल्यू तो 0 है ना, देखने से पता चल रहा है सिर्फ x की वैल्यू है, तो ये हो गया आपका t/2 कॉमा 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2। तो देखो y इक्वल टू mx और y एक्सिस पे आपका है करंट, ठीक है। m की वैल्यू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x की वैल्यू कितनी है आपकी t, बेसिकली x एक्सिस पे आपका क्या है टाइम, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या वैल्यू मिली आपको, y2 की वैल्यू कितनी है आपकी -6, y1 की 0, x2 की वैल्यू कितनी है t और x1 की क्या है t/2। तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिली देखो करंट की, ये हो गई -12/t इंटू टी, ठीक है। ये भूलना मत, यहाँ पे ये टाइम जो है टाइम वाली एक्सिस ये भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखो क्या हो गया -12/t इंटू टी। सो देखो मैंने आपको इक्वेशन लिखना दिखा दी, ठीक है। आप इसकी वैल्यू निकाल लेना, आपकी जो इसकी आरएमएस वैल्यू आएगी IRMS वो आएगी √144, ठीक है। अगर आपको ये आंसर ना आए तो मेरे को कमेंट में बता देना, ठीक है, बिकॉज मैं नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। किसी भी अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा हो, ठीक है, और अगर वो इसी लेक्चर्स में हो तो मेरे को कमेंट में बता दो, मैं नेक्स्ट सीरीज में कवर कर दूंगा। और अगर कोई पर्टिकुलर कोई दूसरा क्वेश्चन हो जो आपके पास हो जिसमें आपको डाउट है तो मेरे को आप टेलीग्राम ग्रुप में भेज देना। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो देखो जो साइनोसॉइडल वेव होती है उसकी आरएमएस वैल्यू क्या होती है वो आप बताओ, ठीक है। सो देखो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, टाइम पीरियड लिखी है। तो देखो इसके लिए टाइम पीरियड क्या है, पर्टिकुलर देखो इस पॉइंट के बाद आपकी ये वेवफॉर्म रिपीट होना स्टार्ट होगी, ठीक है, यानी टाइम पीरियड तो हो गया आपका 2 पाई। तो देखो टाइम पीरियड यानी टीपी इक्वल टू 2 पाई, टाइम पीरियड निकाल दिया। अब देखो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये वाला, ठीक है। अब देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वैल्यू लिखते हो इसकी तो Vm sin ओमेगा t, ठीक है। और अगर इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म के लिए लिखते हो तो क्या लिखूंगे -Vm sin ओमेगा t, ठीक है। अब देखो मेरे को इसकी इक्वेशन लिखनी है यानी Vt। सो Vt इक्वल्स टू, अब देखो एक होगा आपका Vm sin ओमेगा t, अब ये वैल्यू कब होगी 0 से लेके पाई तक, ठीक है। दूसरी वैल्यू होगी -Vm sin ओमेगा t, ठीक है। ये वैल्यू आपकी होगी पाई से लेके 2 पाई तक। इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो देखो अब आपको सिंपल आरएमएस वैल्यू निकालनी है जैसे अभी तक निकालते आ रहे हैं, क्लियर है कॉन्सेप्ट। सो देखो VRMS इक्वल टू, ठीक है, देखो रूट पहले तो सो ये आपका रूट हो गया, ठीक है। फिर क्या करोगे टोटल टाइम पीरियड यानी कि देखो 1/2 पाई, ठीक है। फिर देखो आपने दो पार्ट्स है इसमें, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो दो पार्ट के लिए अलग अलग होगी लिमिट। तो देखो पहले के लिए लिमिट आपकी 0 से पाई तक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है इस पर्टिकुलर 0 से पाई तक Vm sin ओमेगा t। तो बेसिकली इस पैरामीटर का आप क्या करते हो स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका Vm स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा t। तो यहाँ पे भी क्या जाएगा d ओमेगा t। बेसिकली जो ओमेगा t है ना ये आपका टाइम है, ये यहाँ पे ये ओमेगा t हो जाएगा बिकॉज ये आपको किसमें दिया है रेडियन में, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ओमेगा t। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। प्लस अब आगे देखो 0 से पाई तक तो आपने लगा दी, अब बचा पाई से 2 पाई। तो देखो पाई से 2 पाई तक आपकी वैल्यू क्या है माइनस का Vm sin ओमेगा t। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Vm स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t इंटू डी ओमेगा टी, ठीक है। ये फॉर्म समझ लिया आपने मैंने कैसे लिखा। तो देखो अब यहाँ पे देखो जो एक पर्टिकुलर एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो आपका साइन ओमेगा टी होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी बेसिकली, यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। ये जो होता है इसको आप है ना 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, क्लियर है। तो बेसिकली अब देखो अब ये जो VRMS का फॉर्मूला हुआ ये जो वैल्यू आप लिखेंगे तो देखो VRMS इक्वल्स टू 1/2 पाई, क्लियर है। अब देखो Vm इसमें भी है Vm स्क्वायर और Vm स्क्वायर इसमें भी है, तो मैं ओवरऑल पूरा कॉमन ले सकता हूँ ना बिकॉज Vm कांस्टेंट है तो Vm से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो देखो Vm स्क्वायर मैंने कंप्लीट बाहर ले लिया, ठीक है। तो देखो अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन 0 से पाई तक। अब देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, तो 1 माइनस
cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, इसका इंटीग्रेशन डी ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। फिर प्लस दूसरी लिमिट लगाएंगे पाई से 2 पाई तक, ठीक है। अब इस केस में देखिए क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और किसके रेस्पेक्ट में, डी ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में। इतना आपका क्लियर है। आप देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये बेसिकली इसमें रूट भी है, ठीक है ना, ये मत भूलना रूट है। ये कंप्लीट आपका रूट हो जाएगा। सो देखो अब इसको थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो वी आर एम एस इक्वल टू फर्स्ट आपका रूट, ठीक है, ये कंप्लीट तक रूट है, ठीक है ना। तो देखो ये आपका वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो लिमिट्स हैं इनको थोड़ा मैं आपके इजी बनाने के लिए देखो थोड़ा मैं सेपरेट कर देता हूँ। तो देखो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 इंटू डी ओमेगा टी, ठीक है। फिर देखो ये माइनस का साइन, लिमिट 0 से पाई तक कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है। फिर देखो प्लस, सिमिलरली देखो इसको भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो पाई से 2 पाई तक 1/2 डी ओमेगा टी, क्लियर है। फिर माइनस पाई से 2 पाई तक, ठीक है, ये हो जाएगा देखो cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी ओमेगा टी। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो अब इसकी एक एक की अब लिमिट निकालते हैं, ठीक है, सॉरी इंटीग्रेशन निकालते हैं। सो देखो ये इक्वेशन आ गई आपके पास वीआरएमएस की, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। सो देखो ये आपके पास इक्वेशन है। अब इसमें देखो ये वाला जो पार्ट है 1/2 का इंटीग्रेशन, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बेसिकली ओमेगा टी हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। और cos 2 ओमेगा टी इसका हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये आपको पता होगा, देखो मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ इसका, बिकॉज जो cos 2 ओमेगा टी होता है इसका जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो ये आपका तो है sin 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये आपका बेसिकली इंटीग्रेशन होता है। तो देखो इसमें मैं अगर वैल्यू सारी अब इंटीग्रेशन सबका निकालता हूँ तो देखो वी आर एम एस इक्वल टू वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई, क्लियर है इतना। तो देखो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी अब देखो 1/2, ठीक है। यहाँ पे अगर ये 1/2 तो कांस्टेंट है, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा ओमेगा टी बेसिकली, जिसकी लिमिट होगी पाई से 0। सो देखो मैं इसको लिख भी लेता हूँ, इसका इंटीग्रेशन आया मेरा ओमेगा टी, अब इसमें लिमिट लगानी है 0 से पाई, ठीक है। फिर देखो सेकंड वाला सेक्शन 1/2 बाहर, अब cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन वो हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपकी जो लिमिट है वो क्या लग जाएगी 0 से पाई, क्लियर है। फिर देखो आगे वाला सेक्शन देखो 1/2 बाहर, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो ये कहाँ से कहा था कि पाई से 2 पाई तक इसकी लिमिट है, क्लियर है इतना। देखो अब आगे देखते हैं। तो देखो प्लस, अब ये कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस, अब देखो cos ये 1/2 बाहर, अब cos 2 ओमेगा टी का क्या हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। लिमिट इसकी हो जाएगी पाई से 2 पाई, ठीक है। ये इतना आपका पोर्शन है और ये कंप्लीट आपका रूट में, इतना क्लियर है। सो अब यहाँ पे देखो, अब ये वाला जो सेक्शन है और ये वाला जो साइन वाला जो सेक्शन है बेसिकली इसमें देखो लिमिट क्या है पाई, तो साइन में कोई भी पाई हो, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, ये वैल्यू हमेशा 0 होती है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू ये 0 हो गई, ठीक है, और ये वाली पोर्शन आपका 0 हो गया, दोनों 0 हो गए। सो देखो अब आगे देखो इजी हो गया ये तो। अब देखो ये क्या बन गया, सो वी आर एम एस इक्वल्स टू वी एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। अब देखो इस ब्रैकेट में क्या क्या आ जाएगा 1/2 इंटू, अब देखो यहाँ पे ये लिमिट लगाई आपने तो ये मिला आपको पाई, ठीक है, प्लस अब इस केस में भी आपने लिमिट लगाई तो 2 पाई माइनस पाई ये हो गया पाई, 1/2 इंटू पाई, तो ओवरऑल ये मिल गया आपको सिंपल पाई, ठीक है। ये आपका कंप्लीट रूट में, तो यहाँ से आपको मिला वी एम स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू पाई, ठीक है, और ये आपका रूट में। सो देखो यहाँ पे पाई से पाई कैंसल, सो ओवरऑल आपको वी आर एम एस कितना मिला, तो वी आर एम एस इक्वल टू वी एम बाय रूट 2, ठीक है। आपने फॉर्मूला रट रखा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो देखो ये कुछ इस तरह आता है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो वी आर एम एस की वैल्यू कितनी हो गई वी एम बाय रूट 2। तो चलिए आगे देखते हैं।
सो देखो ये एक है फुल वेव और एक है हाफ वेव, ठीक है। इन दोनों के लिए आरएमएस वैल्यू, तो देखो इन दोनों के लिए आप खुद निकाल लेना, ठीक है। देखो मैंने अच्छे से बता दिया, अप्रोच इतने सारे क्वेश्चंस करवाए आपको, ठीक है। तो आप इतना तो समझ गए होगी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूँ। देखो अगर फुल वेव के लिए देखते हो तो वी आर एम एस होती है Vm/√2, ठीक है, जो कि आपकी साइनसॉइडल के लिए होती है नॉर्मली। और जो हाफ वेव होती है उसके लिए वी आर एम एस होती है Vm/2, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो आरएमएस वैल्यू ऑफ इक्वेशन, यानी ऐसी कोई भी इक्वेशन दे दे तो उसके लिए अगर आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालोगे। तो देखो आई आर एम एस इक्वल टू, अब इस आई नॉट की आरएमएस वैल्यू, ठीक है। सो आई नॉट की आरएमएस प्लस इस पर्टिकुलर आई वन की आरएमएस, ठीक है, प्लस इस पर्टिकुलर की आरएमएस यानी आई टू की आरएमएस, ठीक है। ऐसे आपकी इक्वेशन चलती जाएगी, ठीक है। ये आपके ऐसे निकलेगी। सो देखो इसको सॉल्व करते थोड़ा सिंप्लीफाई करते। देखो आई आर एम एस इक्वल्स टू, सो अब ये देखो ये जो आई आर एम एस वाली है, ये वाली जो पर्टिकुलर टर्म है, ठीक है, और ये कंप्लीट ओवरऑल आपको किस में आएगा, रूट में, ठीक है ना। और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, क्लियर था। सो बेसिकली इन सबका क्या करोगे आप, स्क्वायर कर दोगे और सबको रूट में कवर कर दोगे, ठीक है। बिकॉज रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस का फॉर्मूला कहता है रूट। देखो आरएमएस की जो फुल फॉर्म होती है रूट, ठीक है, यानी पहले रूट लगेगा, फिर आप उसका मीन करोगे और फिर उसका पूरा स्क्वायर, मतलब उनके सबके स्क्वायर का सम करना है बेसिकली। तो आपने क्या किया, देखो यहाँ पे सबके स्क्वायर की जो आरएमएस वैल्यू थी उन सबका रूट निकाल के ऐड कर लिया, ठीक है। ये बेसिक आपको करना है इसमें। सो देखो जो आई नॉट है, आई नॉट स्क्वायर, ये बेसिकली मैंने आपको बताया था क्या होती है, एवरेज वैल्यू, यानी ये आपका डीसी कंटेंट होता है। तो ये तो आपका एज इट इज आई नॉट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब ये जो आई वन आरएमएस है, ये क्या एक साइनसोइडल वेव है, ठीक है। तो इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होती है, Im/√2, इतना आपको पता है। तो ये कितना हो जाएगा, I1/√2, ठीक है। इसका आपका क्या है, स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर कर दिया, ठीक है। प्लस इसका क्या हो जाएगा, I2/√2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये कंप्लीट आपका किस में आएगा, रूट में आएगा। इतना आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो देखो अब आगे यहाँ से देखो आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या बन गया, आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट का स्क्वायर, क्लियर है इतना। प्लस अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2, ठीक है। तो यहाँ से मैं 1/2 कॉमन ले सकता हूँ। अब देखो अंदर क्या बचेगा, आई वन का स्क्वायर प्लस आई टू का स्क्वायर, ठीक है। और ये कंप्लीट आपका रूट में। सो बेसिकली देखो ये आपका हो गया। अगर कोई भी इक्वेशन दे तो उसके लिए अगर आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए वाला आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। सो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, उनके फॉर्मूलेज वगैरह, और उनकी कभी कभार वैल्यूज भी पूछी जाती है, ठीक है। तो वो भी आपको याद रखनी है। तो देखो फर्स्ट आपका आता है फॉर्म फैक्टर। अब देखो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है। अब ये क्या देखो फॉर्म, यानी लास्ट में देखो इसके क्या आ रहा है, आर और एम, आर एम आ रहा है। इसका मतलब आप समझो कि ऊपर तो आएगा आपके आर एम एस, ठीक है, और नीचे आपकी आएगी एवरेज वैल्यू इस फॉर्मूले के लिए, ठीक है। तो सिंपल है, ये फॉर्मूला तो आपको याद हो जाएगा इस आर एम की मदद से, ठीक है। तो आर एम एस अपॉन एवरेज वैल्यू। अब देखो पीक फैक्टर है, पीक फैक्टर का मतलब देखो इसमें क्या है, पीक यानी इसके ऊपर तो होगी पीक वैल्यू कोई भी जो भी है, और नीचे इसका आ जाएगा आर एम एस, ठीक है। तो पीक फैक्टर के लिए क्या होता है, पीक वैल्यू अपॉन आर एम एस वैल्यू। और पीक फैक्टर को आप क्रेस्ट फैक्टर भी बोलते हो, ये भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। और एक आपका होता है रिपल फैक्टर। अब देखो एक तो ये जनरल फॉर्मूला होता है रिपल फैक्टर का, बट इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है वो भी पूछा जाता है। तो देखो उसको हम डेराइव करते हैं। तो देखो रिपल फैक्टर, ठीक है, इक्वल टू देखो फॉर्म फैक्टर का वैल्यू क्या बताई मैंने, आरएमएस अपॉन एवरेज, ठीक है। तो देखो आरएमएस अपॉन एवरेज, क्लियर है। इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर फिर -1, और ये आपका है रूट में, ठीक है। तो इसका एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा एवरेज का स्क्वायर एलसीएम में आ जाएगा। तो ये आपका मिल गया आरएमएस का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एवरेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एवरेज का स्क्वायर, क्लियर है। ये आपका हो जाएगा रूट में। सो ये आपका एक रिपल फैक्टर का एक और फॉर्मूला है, ये भी आपको पूछा जाता है। तो ये आपका देखो वोल्टेज की टर्म में भी पूछ सकते हैं और करंट की टर्म में भी पूछ सकते हैं। तो देखो अगर मैं वोल्टेज की टर्म में लिखता हूँ, यानी जो रिपल फैक्टर है वो वोल्टेज की टर्म में लिखूंगा, तो देखो क्या लिखूंगा, वी आर एम एस का स्क्वायर माइनस वी एवरेज का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय बी एवरेज का स्क्वायर, और ये आपका कंप्लीट रूट में, ठीक है। इसको करंट के फॉर्म में अगर मैं लिखता हूँ जो रिपल फैक्टर है, तो देखो क्या हो जाएगा, आई आर एम एस माइनस स्क्वायर है, ठीक है। ये हो जाएगा आई स्क्वायर एवरेज डिवाइडेड बाय आई एवरेज का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट रूट में है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है करंट वाला, ये आपको एक बार एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। सो देखो ये इनकी जो वैल्यू है, फॉर्म फैक्टर, पी फैक्टर, रिपल फैक्टर, ये डिफरेंट डिफरेंट वेव्स के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखवा दी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इन वैल्यूज को आप याद रखिए, ठीक है। आप निकालनी हो तो निकाल भी सकते हैं, बट मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आप याद रखिए, कुछ डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाती है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाली है ये आपकी है रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर वेव, ठीक है। जो सेकंड वाली है ये आपकी है साइनोसॉइडल, ठीक है। और ये जो थर्ड वाली है ये आपकी है बेसिकली हाफ, ठीक है। और ये जो फोर्थ वाली है ये आपकी है ट्रायंगुलर, ठीक है। ये वैल्यूज है इनके लिए, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, जो रिपल फैक्टर होता है यानी रेक्टेंगल के लिए, ठीक है, वो क्या होता है, जीरो, ये आपको पूछा जाता है। और रिपल फैक्टर साइनोसॉइडल के लिए पूछी जाती है, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि जो फॉर्म फैक्टर है वो सबसे ज्यादा किसके लिए होता है, ये चार ऑप्शन दे रखे होते हैं, इनमें से सबसे ज्यादा किसके लिए होता है, 1.57 यानी कि हाफ वेव के लिए होता है, ठीक है। ये आपको पूछा जाता है, क्लियर है। तो ये सारी वैल्यूज आप याद रखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज देख लो यहीं पे, देखो जो आरएमएस वैल्यू अगर ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब है आपकी जो हीट है वो ज्यादा है, ठीक है। ये आपको समझना आना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर देखो कोई साइनोसॉइडल वेव है कुछ इस तरह की होती है, तो उसमें देखो यहाँ पे एवरेज होती है और यहाँ पे आरएमएस होती है, यानी कि जो आपकी आरएमएस वैल्यू होती है साइनोसॉइडल के लिए, ठीक है ना, साइनोसॉइडल के लिए वो ग्रेटर देन होती है एवरेज वैल्यू से, ठीक है। ये भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो ये देखो इतना आपको बस फंडामेंटल्स ऑफ एसी में पढ़ना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे वो हम करेंगे एसी एनालिसिस, जिसमें हम सीरीज रेजोनेंस, ठीक है, और जितने भी आरएलसी सर्किट जितने भी होते हैं, और जो एसी एनालिसिस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम उसी में करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।